जब देखें यहाँ पर हमारे पास जो है ना ये क्वेश्चन है। ठीक है। अब देखें यहाँ पर वो हमें बोल रहा है कि भाई चूज अ फॉलोइंग। अच्छा, ये पेपर है समर 24 टू का है ना, ये थोड़ा इस टाइप के ये पेपर्स ना अब ज़्यादा आते हैं ना, क्योंकि इस टाइप के ये पेपर्स जो है ना वो रिलेटेड होते हैं उससे, क्या नाम है, आईजीसीएसई से ना, तो ये इस टाइप के पेपर जो है अब ज़्यादा आते हैं। वो बोल रहे हैं कि भाई चूज अ फॉलोइंग सब्सटेंसेस टू आंसर द क्वेश्चन। हमारे बहुत सारे जो है ना वो सब्सटेंसेस हमें जो वो दिए हुए हैं। और बोल रहे हैं कि वही ईच सब्सटेंस कैन बी यूज वंस मोर देन वंस और नॉट एट ऑल। स्टेट विच सब्सटेंस, बोल रहे हैं कि इसमें से स्टेट करें कि कौन सा सब्सटेंस इज अ कैटलिस्ट एट द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। आपको आता है V2O5, ये बेरिडियम ऑक्साइड है। इस टाइप के जो ये क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें आपकी इंफॉर्मेशन जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है वो काउंट ये करती है, क्योंकि अगर आप एक एक ये पार्ट के लिए सर्च, अगर सारी चीज़ें आपने देखना स्टार्ट के कर दी ये हर पार्ट में, तो आपको 20 से 25 मिनट जो है ना इसी क्वेश्चन में जो है वो निकल जाने हैं। सही। तो वो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वेनेडियम ऑक्साइड में जो हम सॉरी जो हम ये कॉन्टेक्ट ये प्रोसेस हम यूज़ करते हैं, जो ये प्रोसेस होता है H2SO4 ये बनाने का, इसका सिर्फ एक ही जो है ना वो रिएक्शन ये हमारे पास है, जब SO2 जो है ये रिएक्शन करता है O2 के साथ और SO3 फॉर्म करता है। पहले पूरी H2SO4 की ये प्रिपरेशन थी, बट अब पूरी ये प्रिपरेशन कोर्स में ये बनाई है। अब कांटेक्ट ये प्रोसेस का जो कि H2SO4 की ये प्रिपरेशन होती है उसका सिर्फ एक ये स्टेप हमारे पास है, जिसमें HO2 रिएक्शन करता है O2 के साथ और ये बनाता है HO3, और इसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है ये यूज होता है V2O5, यानी ये वेनेडियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ वेनेडियम ऑक्साइड ये मेरे पास वेनेडियम ऑक्साइड लिखा है यानी ए। फिर देन उसके वो बाद हमें बोला है कि डैश इधर रिड्यूसिंग एजेंट ना ब्लास्ट फर्नेस। अब ये इक्वेशन आपको ये याद होगी, जिसमें Fe2O3 जो है, जिसमें Fe2O3 रिएक्शन वो करता था कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। Fe2O3 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन क्या करता था, सी Fe2O3 Fe2O3 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन क्या करता है, और 2Fe+CO2 जो है वो बनाता है। अब यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग ये एजेंट है, यानी कि जो Fe2O3 है ये इसको रिड्यूस कर रहा है, यानी कि इससे ऑक्सीजन जो है वो रिमूव करवा रहा है। ठीक है। तो ये क्या है, ये यहाँ पर रिड्यूसिंग जो है वो एजेंट है से कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आपको वैसे बाय वर्ड जो है ये याद होना चाहिए ना, वैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ पर है, ये रहा बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर देन उसके बाद वो बोल रहा है कि चेंजेस फ्रॉम द वाइट सॉलिड टू द ब्लू सॉलिड व्हेन द वाटर इज हेडेड, ये कॉपर सल्फेट के साथ होता है। ठीक है। ये वाटर की प्रिपरेशन के लिए होता है, यानी ये वाटर का वो ये बताने के लिए होता है ना कि हमारे पास वाटर है या नहीं है। तो हम इसमें हम यूज़ क्या करते हैं, एनहाइड्रस, यानी कि बिल्कुल जो है ना ड्राई कॉपर सल्फेट हम यूज़ करते हैं। तो जैसे मैं ये कॉपर सल्फेट वाटर में डिजोल्व में ये करता हूँ, तो बिफोर ये डिजोल्विंग इसका कलर होता है वाइट, और जब मैं इसको वाटर में डिजोल्व ये वो कर देता हूँ ना, तो ये डिकम्पोज ये हो जाता है इनटू कॉपर 2+ प्लस SO4 2-। तो जो कॉपर 2 प्लस है ना इसका कलर होता है ब्लू, और ये जो कॉपर सल्फेट पूरा है सॉलिड, ये कॉपर सल्फेट ये सॉलिड है, इसका कलर होता है वाइट। ठीक है। जब ये सॉलिड फॉर्म में होता है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, इसका कलर होता है वाइट, और जब ये वाटर में डिजोल्व ये हो जाता है तो इसका कलर ये हो जाता है, जब ये वाटर में ये डिजोल्व होता है तो ये अपनी आइंस में जब वो टूट जाता है तो इसका वो कलर हो जाता है ब्लू। सही। तो ये बात उसने यहाँ पे बोली है, चेंजेस फ्रॉम अ वाइट सॉलिड टू अ ब्लू वो सॉलिड व्हेन वाटर इज एडेड टू इट। ये है सही। ये वाटर की, अगर आपने ये देखना है आइडेंटिफिकेशन करनी कि वाटर हमारे पास है या नहीं है, तो उसमें है ना ये जो है हमारे पास ये वो यूज़ होता है। अब वो बोले कि किल माइक्रोब्स ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ अ डोमेस्टिक वाटर सप्लाई। तो मेरे ख्याल से आप में से हर एक को जो है ये याद होगा कि माइक्रोब्स यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके लिए क्लोरीन हमारे पास जो है यूज होता है। अब ये ऊपर जो है ये लिखा हुआ है ना, बट फिर से ये चीज समझा रहा हूँ, अगर आप ये तो सोच रहे हो कि इसको ये क्वेश्चन पढ़ के आप इससे आंसर ये वो कर दोगे, तो ये बहुत जो है वो ये कंफ्यूजिंग चीज़ है। क्यों? क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि आपको ये याद होनी चाहिए कि भाई
क्लोरीन जब वो यूज़ होता है ना इसके लिए, वाटर के ये ट्रीटमेंट के लिए, जब मुझे माइक्रोब्स यानी कि बैक्टीरिया वगैरह ये किल करने हो, तो वहाँ पर हमारे पास जो है वो क्लोरीन होता है यूज़। तो ये चीज़ें आपको बाय वर्ड बाय हार्ट याद होनी चाहिए, नहीं तो आप जब वो करोगे तो इशू होगा काफ़ी जो है ना कि ज़्यादा आपके साथ। फिर वो बोल रहा है डैश एज एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ CH2O। अब CH2O हमें ये पता चल गया कि भाई ये कोई ऑर्गेनिक चीज़ है। ये हमें पता चल गया है कोई ऑर्गेनिक जो है ये कंपाउंड है। हाँ, कॉपर सल्फेट जो है वो सॉलिड होता है। कुछ ये क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट का वो क्या होता है, कॉपर सल्फेट जो है वो कलर होता है, ये वो सॉलिड होता है। फिर उसके बाद आप देख लो यहाँ पे ऑर्गेनिक जो ये कौन सा है, सही है। यहाँ पर हमारे पास कितने ये ऑर्गेनिक है, यहाँ पे हमारे पास एक ये रहा इथानोइक एसिड ऑर्गेनिक है, और एक मिथानोइक एसिड ऑर्गेनिक है, और एक मिथानॉल जो है वो ऑर्गेनिक है। वो बोले कि भाई इनमें इनका एम्पेरिकल फॉर्मूला जो वो बताओ, यानी CH2O, यानी कि ये एम्पेरिकल फार्मूला जो है, ये किसका होगा, CH2O। तो हम यहाँ पर इन तीनों का पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला जो ये बना लो, CH3COH, ये हो गया इथानोइक एसिड। फिर ये जो मिथानोइक एसिड है इसका बना लो HCOH। फिर जो मिथानॉल है इसका एम्पेरिकल फार्मूला जो ये बना लो, इसका एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास क्या होगा, CH3OH। अब देखो इसमें टोटल जो वो कार्बन ये हमारे पास कितने, दो कार्बन है C2, हाइड्रोजन कितने 3+1 4, और ऑक्सीजन कितने 2। तो इसका क्या हो जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला, 2 1 2, 2 4 2 2 तो ये हो गया CH2O। तो यही एथानोइक एसिड का एम्पेरिकल ये फॉर्मूला है। और मैं अगर मिथानोइक एसिड का एम्पेरिकल फॉर्मूला में निकालने चाहूँगा तो एक ये यहाँ पे कार्बन है, एक यहाँ पे कार्बन है, दो हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन है। तो ये इसका एम्पेरिकल जो फॉर्मूला होगा, क्योंकि ये तीनों किसी एक ये डिजिट से कट नहीं हो रहे, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला जो वो यही होगा। हाँ, मैं कलर शीट जो है वो भेजना भूल गया, आज इंशाल्लाह आप लोगों को शेयर वो कर देता हूँ, ठीक है। मिथेनॉल जो है, मिथेनॉल में वन जो है ये कार्बन है, तो ये हो जाएगा C। फिर फोर ये हाइड्रोजन है तो 4, और ये O। तो यही इसका एम्पेरिकल जो फॉर्मूला होगा, क्यों, क्योंकि ये किसी एक डिजिट से तीनों ये कट नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा था कट, तो ये इनका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। हाँ, इथानोइक एसिड क्या था, C2H4O2, तो ये तो तीनों टू से जो है ये वो कट हो रहे थे, तो मैंने टू से कर दिया कट, और कट करने के बाद ही मेरा एम्पेरिकल जो फॉर्मूला आ गया CH2O। तो ये इथानोइक एसिड का एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH2O, इथानोइक एसिड। फिर देन उसके वो बाद हमें बोल रहे हैं कि एल्यूमिनियम कार्बाइड एल्यूमिनियम कार्बाइड Al4C3 reacts with the water to form the methane and aluminum hydroxide. Construct an equation for this reaction. अच्छा देखो यहाँ पे ना एक बात, इशू क्या होता है, देखो दो मार्क की इक्वेशन है ना, तो यहाँ पर इशू आता है कि भाई उसने हमें जो जो दिया हुआ है उसको हम ये बनाएंगे, ये हम कैसे, ये हमको मैं दोबारा करके यहाँ पे ये पे लिख देता हूँ। सारा इशू होता है कि ये इक्वेशन हम ये बनाएंगे कैसे। देखो उसने ये वर्ड इक्वेशन हमें दी हुई है ना, एल्यूमिनियम कार्बाइड Al4C3 का रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, वाटर के साथ, जिसने दिया हुआ है H2O, और बन क्या रहा है, मीथेन बन रहा है, CH4 ये भी उसने दिया हुआ है, और उसके साथ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, यानी AlOH3। ठीक है। अब ये Al के साथ OH, ये थ्री क्यों आ रहा है, Al के ऊपर +3 का चार्ज होता है, O के ऊपर -1 का चार्ज होता है। तो बेसिकली मुझे तीन जो है वो OH के चाहिए होंगे Al की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए। अब इक्वेशन तो के लिख दी, एक मार्क्स का हो गया, बट यू हैव टू बैलेंस इट आउट। अब ये बैलेंस ये होगा कैसे, सबसे पहले तो ना यहाँ पे जो मेटल है उसको कर दो बैलेंस। मेटल को वो करते हैं बैलेंस, मेटल है एल्यूमिनियम है 4। तो मैं यहाँ पर 4 अप्लाई जो है ये कर दूंगा, जहाँ पर यहाँ पे एल्यूमिनियम आ रहा है, ठीक है। फिर मैं ये बैलेंस करूंगा वो कार्बन को, कार्बन यहाँ पे कितने हैं 3, तो मैं यहाँ पे 3 अप्लाई जो है ये कर दूंगा। तो मेरे पास कार्बन और एल्यूमिनियम दोनों जो बैलेंस हो गए। अब देन मैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन करूंगा बैलेंस, ठीक है। देखो यहाँ पे जो है ना मेरे पास ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन है 4, अच्छा यहाँ पे
ये OH के साथ 3 ऑक्सीजन है, ये अभी मैं ये बता रहा हूँ कि ये OH के साथ 3 कैसे है ना। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ 3 ऑक्सीजन, ये 3 ऑक्सीजन है और इंटू 4, तो टोटल जो है वो 12 ऑक्सीजन होगा, है ना। और ये हाइड्रोजन भी जब 12 हो जाएंगे सेम इसी जब तो तरह से। और CH4 के साथ 3 इंटू 4, यहाँ पे भी 12 जो है वो हाइड्रोजन होगा। तो टोटल हाइड्रोजन हमारे पास ये कितने हो गए, 12 + 12 = 24, तो 24 ये हाइड्रोजन है इन टोटल ना। और 12 ऑक्सीजन है, 24 हाइड्रोजन है, और 12 जो है वो ऑक्सीजन है। तो मैं यहाँ पे पीछे 12 जो है वो अप्लाई कर दूंगा H2O के साथ, तो H2O 12 × 10⁻², और ये आ गया O, यानी कि 12 से, तो ये बैलेंस हो गया। वो बोल रहा है कि मीथेन इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मीथेन इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक्चुअली व्हाट इज मेंट बाय हाइड्रोकार्बन, दैट कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। जिसके पास खाली कार्बन एंड या ये हाइड्रोजन हो, वो मेरे पास क्या है, हाइड्रोकार्बन है ना, ठीक है। अब मीथेन है क्या, दैट कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब मीथेन है CH4 ना, यहाँ पे ऊपर ये वो लिखा हुआ, अभी अब हमने लिखा है ना CH4। अब ये मीथेन में क्या है, सिर्फ CH4, यानी कि वो कार्बन और ये हाइड्रोजन है, एक वो कार्बन है, चार ये हाइड्रोजन है। तो हाइड्रो ये कार्बन क्या होता है जिसमें खाली वो कार्बन और हाइड्रोजन हो। फिर वो बोल रहा है कि एक्सप्लेन वाई मीथेन इज सैचुरेटेड। हाँ, अब देखो एक तो ये कि सैचुरेटेड है ना, बट ये क्यों सैचुरेटेड है। देखो मीथेन सैचुरेटेड इस वजह से, पहले तो ये एल्केन है, एल्केन होते हैं सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब ये है कि इनमें एडिशन का कोई रूम है नहीं। तो अगर ये रिएक्शन करते हैं तो इनको अपने पास से पहले कोई चीज़ रिमूव जो है ये करानी होगी, फिर एक चीज़ ऐड जो है ये करानी होगी। देखो सैचुरेटेड का क्या मतलब होता है, ये मेरे पास एक ये ग्लास है एक ना, इस ग्लास में जो है वो पानी है। अब देखो अगर मैं इसमें पूरा इसकी जैसे वलेट से इस गिलास की जो ये कैपेसिटी है, दैट इज 300 ml। अब मैंने कोई जूस जो है ना इसमें ये बनाना है, अब अगर मैं इसमें पूरा 300 ml पानी को डाल दूंगा, तो अब इसमें कोई भी चीज़ ऐड जो है वो नहीं हो सकती, इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं हो सकती, तो ये सैचुरेटेड है। अगर मुझे इसमें कोई चीज़ ऐड की करानी है, तो मैंने यहाँ ऊपर से थोड़ा ये वाटर रिमूव जो है ये करना होगा। मैंने थोड़ा सा पानी ये रिमूव किया, और फिर मैंने ऊपर जो है ना उसमें जूस ऐड जो है ये मैंने वो कर दिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, यानी कि मैंने पहले एक चीज़ कराई वो रिमूव, फिर उसमें मैंने दूसरी चीज़ ऐड जो है ये करा दी, जिस तरीके से फुटबॉल में होता है। अगर किसी ये प्लेयर को सब्स्टिट्यूट करना हो ना, तो हम क्या करते हैं, जो पिच के ऊपर ये वो खेल रहा है एक ये प्लेयर, उसको हम कराते हैं एलिमिनेट, यानी बाहर जो वो बुलाते हैं, रिमूव जो क्या करते हैं, फिर वो देन उसके ऊपर पास हम कोई दूसरा प्लेयर ऐड वो करते हैं। तो जहाँ पे भी सैचुरेशन हो, अब पिच पे क्या है, 11 ये प्लेयर्स की ये परमिशन है, 11 ये प्लेयर्स पिच के ऊपर खेल रहे हैं, यानी सैचुरेशन है, आप कोई चीज़ ऐड कोई प्लेयर ऐड नहीं वो कर सकते। तो इसमें होती है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन होता है हमारे पास एलिमिनेशन, पहले आपको किसी चीज़ को करना है एलिमिनेट, फिर आपने उसके साथ फिर ये जो एलिमिनेट किया उसकी जगह पे कोई दूसरा जो है वो ऐड तो कराना है। अब यहाँ पे जैसे मेरे पास मिथेन है, मिथेन यूं करके, अब अगर जैसे कोई भी चीज़ है मिथेन के ऊपर ऐड ये कराना चाह रहा हूँ ना, तो वो कार्बन की चार वैलेंसीज क्या है, हिंगेज ने, कार्बन की चार वैलेंसीज जो है ना हिंगेज ने। अब अगर मुझे कोई भी चीज़ में ऐड ये करानी है, लेट से मैंने Cl जो है ना ऐड वो कराना है, तो Cl ऐड ये तो कैसे होगा, पहले मैं यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन जो है ये रिमूव ये करूंगा, फिर उसके ऊपर मैं Cl ऐड जो है वो करूंगा। पहले एक ये रिमूव करूंगा, फिर मैं Cl इसके ऊपर ऐड करूंगा। लेकिन ये यहाँ पर क्यों है, क्योंकि इस जो ये कार्बन है इससे सारे के सारे सिंगल बॉन्ड जो ये बनाए हुए हैं। अगर ये एल्कीन होता यूं करके ना, अगर ये एल्कीन होता, तो मैं इसको करता हीट, तो जब मैं ये हीट करता तो ये डबल बॉन्ड है वो कार्बन का, ये ब्रेक जो है ये हो जाता क्या, ब्रेक। तो दोनों ये वो कार्बन की एक एक वैलेंसी जो है वो अपेयर हो जाती है, और उस पे जो वो Cl वो आ जाते हैं। ये कब हो रहा है कि जब यहाँ पे डबल बॉन्ड था, मैंने इसको हीट किया या कोई वो कैटलिस्ट किया यूज, तो ये डबल बॉन्ड जो वो टूट गया। डबल बॉन्ड जब ये टूट गया, तो दोनों ये कार्बन की एक एक वैलेंसी ये अपेयर हो गई,
और उसमें मैंने CL जो है ये ऐड कर दिया, तो ये अनसैचुरेटेड था, ये था अनसैचुरेटेड। तो इसमें एडिशन का रूम था, मैंने देखो कोई चीज़ यहाँ से रिमूव नहीं करी। जो हाइड्रोजन है वो अपनी वो जगह पर है, जो हाइड्रोजन है वो अपनी ये वो जगह पर है, ठीक है। तो ये अनसैचुरेटेड था। एल्कीन अनसैचुरेटेड होता है क्योंकि उसमें डबल जो है कि बॉन्ड होता है। एल्कीन एल्कीन जो है वो सैचुरेटेड होता है ना, एल्कीन होता है अनसैचुरेटेड। एल्कीन अनसैचुरेटेड क्यों होता है? क्योंकि उसमें डबल जो है बॉन्ड होता है। और एल्केन सैचुरेटेड होता है, कोई एडिशन का रूम नहीं होता क्योंकि उसमें सारे के सारे कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो ये बस आप यहाँ पे वो लिख दोगे, कंटेन सिंगल बॉन्ड ओनली। सही। अब देखो फिर उसके वो बाद हमें बोल रहा है कि भाई मिथेन reacts with the chlorine in the presence of a ultraviolet light. State the formula of the two product of this reaction. अब देखो है क्या, हमारे पास मिथेन है, मिथेन रिएक्शन कर रहा है, जो ये वो CH4 है, ये क्लोरीन के साथ कर रहा है ये रिएक्शन। अब ये सब्स्टिट्यूशन जो है ये रिएक्शन होता है ना, ये हमारे पास कौन सा होता है, सब्स्टिट्यूशन जो ये रिएक्शन होता है। इसमें क्या है, जैसे मेरे पास ये मिथेन है, ठीक है, इसका मैं रिएक्शन कर रहा हूँ क्लोरीन के साथ, Cl2 के साथ। तो ये जो एक Cl है ये इस एक H को रिप्लेस जो है कि कर लेगा, यानी ये दोनों अब एक दूसरे को यानी कि रिप्लेस कर लेंगे। यहाँ पे जो Cl है वो इस H की जगह पर आ जाएगा, और जो H है वो Cl की जगह पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो इससे वो क्या बनेगा, यहाँ पे जो है ना वो Cl आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। और ये जो H है ये इस Cl की जगह आके HCl फॉर्म कर लेगा। तो ये हमारे पास बन गया CH3Cl, और ये HCl हो गया। सही। तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, CH3Cl और HCl, जो मैंने यहाँ पे ये वो लिख दिया। अब वो बोल रहा है कि भाई ड्रॉ द डॉट एंड क्रॉस diagrams to show the electronic configuration in a molecule of methane, show only the outer shell electron। अब देखो हमें यहाँ पे आउटर शेल इलेक्ट्रॉन जो है वो बनाने हैं, CH4 हमने बनाने हैं। तो भाई सबसे पहले तो हमने ये वो देखना है कि जो CH4 हमारे पास है, इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जो है होते कि कितने हैं। देखो CH4, अब जो कार्बन है, कार्बन की ये कन्फिगरेशन होती है 2 और 4 ना, और हाइड्रोजन की होती है 1। तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में सिर्फ एक ही जो है वो इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही शेयर ये वो कर सकता है। बट जो ये कार्बन है उसके वैलेंस शेल में 4 जो है वो इलेक्ट्रॉन है, यानी इस और 4 के 4 क्या होंगे, ये अनपेयर्ड होंगे, 4 तक ये अनपेयर्ड होते हैं। तो 4 के 4 क्या होंगे, ये अनपेयर्ड होंगे। सेम यही चीज जो है वो हाइड्रोजन के साथ भी होगी, ये भी क्या होगा, ये अनपेयर्ड होगा। तो अब कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट ये पूरा करने के लिए, और हाइड्रोजन के पास है 1। तो मुझे 4 हाइड्रोजन जो चाहिए होंगे कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई जो है कि करने के लिए। अब मैं इसमें ये वो करूँगा क्या, मैं इसमें सबसे जो है ना ये वो पहले मैं एक सर्किल वो बनाऊंगा, और उसके साथ ओवर के लैपिंग में 4 छोटे छोटे सर्किल जो वो बना दूंगा हाइड्रोजन के, और जो ये बड़ा सर्किल है वो होगा वो कार्बन का। मैं इसमें ये क्रॉस से वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन ये बना दूंगा जो ये हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है, और जो हर हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के साथ अपना ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है वो भी मैं यहाँ पे वो बना दूंगा। तो इस वो तरह से मेरा ये डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगा। सही। अच्छा, अब देन इसके बाद वो हमें बोल रहा है कि भाई द इक्वेशन फॉर द कंप्लीट कंबशन, द इक्वेशन फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ द मीथेन इज शोन। मीथेन की कंप्लीट कंबशन हो रही है ना, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, एक्सप्लेन यूजिंग द आइडियाज अबाउट द बॉन्ड ब्रेकिंग एंड द बॉन्ड फॉर्मिंग। वाई दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, देखो एक सीधा सा एक रूल आप लोगों को ये वो समझाता हूँ। देखो अगर मेरा जो है ना बॉन्ड मेकिंग होती है एक्सो, बॉन्ड मेकिंग होती है एक्सो, सॉरी उल्टा बोल दिया, एंडो। और उसमें एनर्जी जो है वो गेन होती है। वेयर एज बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड मेकिंग से बॉन्ड मेकिंग, मैंने उल्टा बोल दिया सॉरी, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेक करना होता है हैंडो, और उसमें एनर्जी वो गेन होती है। और बॉन्ड फॉर्मिंग यानी कि, अब यहाँ मेकिंग के बदले फॉर्मिंग लिखते हैं, चलो एक ही बात है। बॉन्ड फॉर्मिंग होती है एक्सो, और एक्सो में एनर्जी जो है वो गेन नहीं होती,
आउट होती है यानी रिलीज होती है, ठीक है। अब कोई भी जो रिएक्शन है वो एक्सो भी होता है, वो हेंडो भी होता है, यानी कि जब आप कोई रिएक्शन कर रहे हो तो पहले कुछ जो ये बॉन्ड जो वो टूटते हैं। देखो जैसे यहाँ पर मेरे पास ये वो रिएक्शन हो रहा है ना, तो देखो यहाँ पे अब जैसे यहाँ पर है, अब जब तक ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड ये टूटेंगे नहीं ना, तो यहाँ पे ये CO2 जो है वो बनेगा नहीं, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होंगे तभी तो यहाँ पे ऑक्सीजन आके ये हेड होंगे। CH4 में जो ये हाइड्रोजन है पहले ये रिमूव होंगे तभी तो यहाँ पर ऑक्सीजन आके ये हेड होंगे। सो बेसिकली हमारे पास क्या है, पहले बॉन्ड ये ब्रेकिंग होती है, इस तरफ हो रही है बॉन्ड ब्रेकिंग, एक तो बहुत ज्यादा हो गया, इस तरफ हो रही है बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो याद आपने ये क्या रखा है, हमेशा रिएक्टेंट साइड पे बॉन्ड जो वो टूटता है, हमेशा। ये चीज आपके ना बॉन्ड, ये बॉन्ड एनर्जी के जो क्वेश्चन होते हैं वहां पे भी आएगी काम, जो ये बॉन्ड एंथैल्पीज के आते हैं। और प्रोडक्ट साइड पे हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, तो ये प्रोडक्ट साइड हमेशा हेक्सो होती है और ये हमेशा हैंडो होती है, ठीक है। रिएक्टेंट साइड हमेशा बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा होता है। अभी 3 मार्क का जो है ये क्वेश्चन है, 3 है, 2 2 मार्क का है। अब वो बोल रहा है कि यूजिंग द आइडियाज अबाउट द बॉन्ड फॉर्मेशन द बॉन्ड मेकिंग वाई द रिएक्शन इज एक्सो, भाई अगर ज्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है तो वो एक्सोथर्मिक है, और अगर ज्यादा एनर्जी हम गेन कर रहे हैं तो वो हैंडो है। क्या मतलब, अगर एनर्जी आउट एनर्जी इन से ज्यादा है तो ये एक्सो है, यानी ज्यादा एनर्जी जो रिलीज हो रही है, जितनी एनर्जी हमने दी थी उससे ज्यादा एनर्जी उसने रिलीज की कर दी, तो ये एक्सो है। और अगर एनर्जी इन एनर्जी आउट से बहुत ज्यादा, यानी ज्यादा एनर्जी हमने उसने वो गेन कर ली, आउट जो वो कम करी, तो ये एंडो है। तो ये क्या है, तो ये हैंडो ये थर्मिक है। इस तरीके से हमने जो है ये करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले तो हम ये एक्सप्लेन कि कर देंगे ना कि बॉन्ड ब्रेकिंग इज हैंडो एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, bond breaking is endo energy is released, and the bond making is exo and sorry मैंने क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडो एंड द एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। एंड बॉन्ड मेकिंग इज एक्सो एंड द एनर्जी इज रिलीज, से ये बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो एंडोथर्मिक है और एनर्जी एंडोथर्मिक में एब्जॉर्ब होती है। और बॉन्ड मेकिंग जो है वो हेक्सो है, उसमें एनर्जी क्या होती है, वो रिलीज होती है। अब यहाँ पे ये हेक्सो क्यों है, क्योंकि ज्यादा एनर्जी जो रिलीज हो रही है, ठीक है। हेयर मोर एनर्जी इज रिलीज देन एब्जॉर्ब, तो ये एक्सोथर्मिक है। अगर ये हैंडो होता तो ज्यादा एनर्जी जो है वो गेन हो रही होती, यानी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब ये हो रही होती देन रिलीज। इस शब्द को वो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई complete the reaction pathway per diagram for the figure 2.1 for the complete combustion of methane, label the reactant product enthalpy change of a reaction, यानी कि जो ओवरऑल एनर्जी ये पर चेंज आता है, एंड द एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो ये तो मैं आपको दोबारा से जो है ना यहाँ पे ये बना के दिखा देते हैं क्योंकि इसमें इश्यूज आते हैं। अब देखो ये मेरे पास जो है ना ये वो कर्व है, ये है ये रिएक्टेंट है, और ये मेरा ये प्रोडक्ट है, और ये मेरे पास एक्टिवेशन एनर्जी का पूरा है ना। अब देखो ये पहले तो ये मेरे पास ये एक्सोथर्मिक का ये वो कर्व है, क्यों, पहले इस चीज को ये वो समझो। ये एक्सोथर्मिक जब भी आएगा ना, अगर एक्सोथर्मिक का ग्राफ है तो रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा होगी। और जब भी एंडो का ये ग्राफ वो बनेगा तो प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से की ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर एक्सो है तो रिएक्टेंट की एनर्जी जो ये ज़्यादा है और ये प्रोडक्ट की कम है। देखो ये प्रोडक्ट जो है, क्योंकि वाई एक्सिस पे हमने लिए एनर्जी और एक्स एक्सिस पे हमने लिए ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अब अगर आप देखें तो वाई एक्सिस पे एनर्जी जो वो कम है, सॉरी, अगर आप देखो तो ये प्रोडक्ट की एनर्जी कम है और रिएक्टेंट की एनर्जी हाई है। प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी जो है वो हाई है। अब ये क्यों है, क्योंकि मैंने अभी अभी ऊपर बताया ये हेक्सो में क्या होता है, ज्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है और एनर्जी गिवन इन जो है वो कम है। अब जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी थी, जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी थी इतनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब जो है कि करी थी ना, इससे ज्यादा एनर्जी इसने आउट कर दी। यानी जितना पैसा ये कमाया था उससे ज्यादा जो
को खर्च कर दिया, तो एट द एंड ये डेप्ट में आ गया, यानी कम एनर्जी पे आ गया, कम पैसे पे आ गया। ठीक है, इस वजह से ये क्या है, हेक्सो का ये वो ग्राफ है। ठीक है, अब इसमें हमें ये एक्सप्लेन ही के करना होता ना, ये तो मैंने इसी समझाने के सेंस में जो आप लोगों को ये बताया। यहाँ पे हमें ये बताना क्या है कि एक्टिवेशन, ये एनर्जी का एक्टिवेशन एनर्जी होती है फ्रॉम द रिएक्टेंट टू द पीक, और ये हमेशा जो है ये पॉजिटिव होती है। तो अगर ये पॉजिटिव शो कैसे करेंगे, इसका हैरो हमेशा अपवर्ड होगा। और जो एंथैल्पी चेंज ऑफ ये रिएक्शन होता है, वो होता है कि भाई कितनी एनर्जी, यानी कि इन माइनस आउट, ये होता है मेरे पास टोटल एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच आर। यानी कि ये जो वो डिफरेंस है ना, रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट का, यानी कितनी एनर्जी मैंने गिवन करी है माइनस कितनी एनर्जी जो है वो आउट हुई है। अब यहाँ पे ये यहाँ और ये होता है रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट का वो डिफरेंस। अब देखो यहाँ पे ना ये एनर्जी नेगेटिव होगी, क्यों ये एनर्जी वो नेगेटिव होगी, इस ये वजह से ये वो नेगेटिव होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो एन तो ये वो कम है, एन यहाँ पे ये कम है, लेकिन आउट जो वो ज्यादा है, क्योंकि आउट की वैल्यू ये वो ज्यादा है और इनकी वैल्यू कम है, तो आंसर क्या आएगा, वो नेगेटिव आएगा। आंसर क्या आएगा हमारे पास जो है वो नेगेटिव आएगा। ये इस तरीके से। फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 3 है। एक सेकेंड। अच्छा देखें, अब वो हमें बोल रहा है कि भाई द एक्वस हाइड्रोजन peroxide डिकम्पोजेज व्हेन हीटेड टू फॉर्म ऑक्सीजन। अभी हमें इक्वेशन जो ये दी हुई है ना, अब हमने करना क्या है, अब ये मोल का क्वेश्चन है। अब देखो एक चीज़ आपको ये वो समझा रहा हूँ। सबसे पहले ये वो करना क्या है, यहाँ पे थोड़ी ये किचपिच हुई हुई है। देखो उसने कहा है कि अब देखो जब भी आपको इस तरीके के ये इक्वेशन आए ना, इक्वेशन यहाँ पे दोबारा जो है कॉपी की कर लो, ये आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। जो ये पोटैटा जिसका है उसके नीचे आप कॉपी ये वो करते रहो पूरा। अब वो बोल रहा है 35 cm³ सैंपल ऑफ 0.266 मोल पर DM³ ऑफ H2O2 इज कम्प्लीटली वो डिकम्पोज। अब जो H2O2 का उसने ये डाटा दिया है ना, H2O2 का क्या दे दिया, ये वॉल्यूम दे दिया, और H2O2 की वो कंसंट्रेशन उसने के दे दी। तो आपने यहाँ पर H2 ये O2 की कंसंट्रेशन जो के लिख दी, फिर उसने H2 आपने H2O2 का जो है वॉल्यूम यहाँ पे के लिख दिया। ये वॉल्यूम था CM³ में, आपने 1000 से ये डिवाइड किया, तो ये DM³ में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत ये बहुत ज़रूरी काम है, इक्वेशन जो के लिखना और नीचे उसका डाटा जो है के लिख देना। फिर वो बोला है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म्ड एंड मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन का वॉल्यूम उसने यहाँ पे हमसे ये पूछ लिया। ऑक्सीजन का वॉल्यूम हमने जो वो निकालना है ना। अब उसने क्या बोला है, मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। जहाँ पे भी मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर आए, तो यहाँ पे वो समझ जाना कि वी आर होगा यूज। और वी आर किस फॉर्मूला में होता है यूज, N = V/VR, यानी कि जो वॉल्यूम यहाँ पर ये हमारे पास आएगा वो आएगा V = N × VR से। ठीक है, क्योंकि वी आर यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, उस तरफ हम कर देंगे शिफ्ट ना, तो ये एन के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो अब हमें यहाँ पे वो सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पर वो फॉर्मूला जो कि देखना है कि जिससे हमारा वी जो है वो फाइंड आउट ये हो सकता है। तो N = V/VR। तो हम ये फॉर्मूला कर लेंगे ड्राइव, ये वी के लिए वी आर को भेज देंगे ये उस तरफ, तो ये जाएगा V = N × VR। अब हमारे पास यहाँ पे दैट सी बात है कि वी आर तो है, बट वी डू नॉट हैव द मोल्स ऑफ O2। O2 के मोल्स यहाँ पर हमारे पास जो है क्या नहीं है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, O2 के मोल्स हम निकालेंगे, बट O2 के मोल्स आएंगे कैसे, उसने हमें H2O की हर चीज़ को दी हुई है। हम पहले H2 ये O2 के मोल्स जो है ये हम निकालेंगे, फिर मोलर रेशो अप्लाई के करके O2 के मोल्स ये हम निकालेंगे, फिर जो मोल्स आएंगे उसको यहाँ पे ये पुट करेंगे तो ये वॉल्यूम आ जाएगा। अब उसके लिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर ये अप्लाई कर दिया वो कंसंट्रेशन वाला वो फॉर्मूला। देखो C = N/V होता है ना, कंसंट्रेशन का वो क्या फॉर्मूला है, C = ये है ये N/V। तो मुझे यहाँ पे मोल्स करने हैं को फाइंड आउट, तो वी वो चले जाएगा उस तरफ, तो ये हो जाएगा N × CV। अब देखो सी उसने हमें यहाँ पे वो दिए हुआ है, ये कंसंट्रेशन वो हमने यहाँ पे ये पुट कर दिया, वॉल्यूम भी दिया था, वॉल्यूम भी हमने यहाँ पे ये पुट कर दिया, तो यहाँ पर आ गए H2O2 के मोल्स 0.00931 मोल्स। अब H2O2 के मोल्स आ गए, अब मैं अप्लाई करूंगा मोलर के रेशो।
और उससे मैं O2 के भी मोल्स फाइंड आउट ये कर लूंगा। अब देखो यहाँ पे मैंने ये अप्लाई कर दिया मोलर के रेशो। अब देखो मोलर रेशो मैंने अप्लाई ये कैसे किया, H2O2 रेशो, O2, H2O2, H2O2 रेशो O2। जब H2O2 टू है तो O2 क्या है, 1। जब H2O2 टू है तो O2 क्या है, 1। तो बताओ कि जब H2O2 के इतने ये मोल्स होंगे, 0.00931, तो O2 के मोल जब वो कितने होंगे। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर ये हमने किया, ठीक है। यानी कि 0.00931 मल्टीप्लाई बाय 1 फिजिकल्स टू 2 × x। फिर इसको जो है 2 से कर देंगे हम डिवाइड, तो हमारे पास आ जाएंगे मोल्स। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया तो हमारे पास ये O2 के आ गए मोल्स। अब जो O2 के मोल्स आए हैं इसको आप यहाँ पे जो है ये पुट कर दोगे। आपने वो कर दिया पुट, और VR आपको पता है 24 ये DM³ है, तो आपके पास यहाँ से ऑक्सीजन का जो है वो वॉल्यूम आ जाएगा। देखो 3 मार्क्स हैं, 3 मार्क्स से हमने यूं करके शो कर दिया 3 1 2 3। तो हमने उसको ये बता दिया कि हर वो मार्क का, हर ये स्टेप का एक जो वो मार्क है। इसमें बड़ी मजे से आप कह जाएंगे मार्क्स इस मेथड से। अच्छा, फिर देखो वो इसके बाद हमें बोल रहा है कि डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द रेट, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन पे, जब मैं टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा हूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट आ रहा है। जब मैं टेम्परेचर ये डिक्रीज कर रहा हूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या जो है वो अफेक्ट आ रहा है। तो देखो एक सीधी सी हमारे पास ये चीज़ होती है ना। देखो अगर मैं अब यहाँ पे ज़रा ये डिफाइन कर देता हूँ। अब अगर मैं टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करता हूँ तो होता क्या है ना। अगर मैं ये टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ एरो में यानी इंक्रीज, तो मेरी जो एक्टिवेशन, तो मेरी जो एनर्जी होती है ना वो इंक्रीज, जो मेरी एवरेज एक्टिवेशन, सॉरी जो एवरेज वो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है। मैं जब टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो एवरेज वो काइनेटिक एनर्जी मेरी इंक्रीज हो जाती है। तो जब एवरेज वो काइनेटिक एनर्जी मेरी इंक्रीज हो गई ना, अब देखो है क्या, सबसे पहले तो एक बात ये समझो कि टेम्परेचर होता क्या है। टेम्परेचर इज जस्ट द मेजरमेंट ऑफ हीट एनर्जी। टेम्परेचर खुद तो कोई भी ये टर्म नहीं है। टेम्परेचर खुद तो कोई ये क्वांटिटी है नहीं। टेम्परेचर इज जस्ट द मेजरमेंट ऑफ ये हीट एनर्जी। हीट एनर्जी को मेजर करने का जो टूल होता है वो टेम्परेचर होता है। यानी कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ तो मैं हीट एनर्जी को क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज के मैं कर रहा हूँ। तो हम जब मैं हीट एनर्जी इंक्रीज करता हूँ तो जो हमारी ये बॉडी होती है वो कभी भी उस ये हीट एनर्जी को एज ए ये हीट एनर्जी के तौर पे एब्जॉर्ब नहीं के करती। वो हमेशा उस ये हीट एनर्जी को एज ए काइनेटिक एनर्जी के तौर पे एब्जॉर्ब के करती है। अब ये वो सवाल आता है कि भाई मैंने जब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये हीट एनर्जी ये इंक्रीज हुई, वो हमारी बॉडी ने वो हीट एनर्जी एज ए काइनेटिक एनर्जी के तौर पे एब्जॉर्ब जो वो करी है। अब हमारी बॉडी कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब जो कर सकती है, तो हमारी बॉडी एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगी कि जब तक हमारी जो एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा ना हो जाए। तो हमारी जो ये बॉडी है वो कितनी एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगी जब तक हमारी जो एनर्जी है, जो मेजॉरिटी ये पार्टिकल्स है उनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के जितनी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा नहीं ये हो जाती। ठीक है, उस वक्त तक वो एनर्जी एब्जॉर्ब ये वो करेगा। ठीक है, यानी टेम्परेचर एब्जॉर्ब वो करेगा हीट। तो जिसकी ये वजह से क्या होगा, मूवमेंट जब ये बढ़ जाएगी वो पार्टिकल्स की, तो पार्टिकल्स की जब मूवमेंट ये बढ़ेगी तो कोलिजन जो ज़्यादा होगा, तो कोलिजन जब ज़्यादा होगा तो रेट भी इंक्रीज होगा। देखो हमारे पास क्या है, फिर से ये चीज़ है कि समझा रहा हूँ कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज ये हम करते हैं तो हमारी ये बॉडी की एवरेज वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज जो है वो हो जाती है ना। टेम्परेचर एक ये एनर्जी है, तो क्या होता है बॉडी की एनर्जी ये इंक्रीज होती है। अब बॉडी की एनर्जी कितनी ये इंक्रीज होती है, भाई आप ये खाना खा रहे हो, आप कितना जो है ना खाना आप ये मतलब वो खाओगे। आप खाना इतना जो है कि खाओगे कि आपका पेट जो है वो भर जाए, आप फुल हो जाओ। सही है। तो होता है क्या है कि हम जब टेम्परेचर इंक्रीज ये हम कर रहे हैं तो बॉडी की एक्टिवेशन, सॉरी जो ये काइनेटिक एनर्जी है ये एवरेज वो इंक्रीज हो रही है। अब वो
एनर्जी कितनी जो है वो इंक्रीज होगी, एनर्जी उतनी ये इंक्रीज होगी कि जो हमारी जो एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी के या तो इक्वल हो जाए, या एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा जो है वो हो जाए। सही है। तो जब एनर्जी हमारी ये ज्यादा होगी तो मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी ये वजह से कोलिजन इंक्रीज हमारा ये हो जाएगा, तो हमारा वो रेट भी ये इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर ये डिक्रीज हो रहा है, तो आप इसका बिल्कुल अपोजिट जो है ये कर दोगे। यानी टेम्परेचर जब आप ये डिक्रीज करोगे तो एवरेज ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो जो हमारी ये एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी से ये क्या हो जाएगी, ये वो कम हो जाएगी। तो जो मूवमेंट होगी ये पार्टिकल्स की वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो कोलिजन भी क्या होगा, ये वो कम होगा, तो रेट भी हमारा क्या हो जाएगा, ये वो कम हो जाएगा। सही। तो वो बोल रहा है कि भाई अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा हूँ तो रेट के ऊपर क्या वो फर्क पड़ रहा है ना। तो रेट जो वो स्लो हो रहा है, तो रेट हमारा जो वो स्लो है। अब रेट ये वो स्लो क्यों है, एज वी डिक्रीज द टेम्परेचर द एवरेज फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल डिक्रीजेस, सो नाउ the overall energy is less than the activation energy, so there will be lesser effective collision, तो हमारा जो collision है वो हो जाएगा कम। अब वो बोल रहा है describe and state describe and explain the effect of increasing the concentration of hydrogen peroxide on the rate of reaction। भाई कंसंट्रेशन का सीधा सा जो है ना एक है कि अगर मैं कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा हूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन ये इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जब कंसंट्रेशन ये इंक्रीज होगी तो पार्टिकल जब वो करीब करीब आ जाएंगे, तो जब ये पार्टिकल ये करीब करीब आएंगे तो उनका कोलिजन जो ये ज़्यादा होगा, जिसकी ये वजह से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा जो है वो हो जाएगा। ठीक है। सो रेट इंक्रीजेस, रेट इंक्रीज क्यों हो रहा है, एज वी इंक्रीज द concentration of the particles, as we increase the concentration the particles get more crowded। जो पार्टिकल्स हैं वो ये करीब करीब आ जाएंगे, यानी कि मोर ये क्राउडेड जो है वो हो जाएंगे। सो देयर विल बी लेजर फ्रिक्वेंसी ऑफ अफेक्टिव कोलिजन से। अब देन उसके उसके ये बात बोल रहा है, ये टी में हमें क्या बोल रहा है, a sample of a aqueous hydrogen peroxide has a pH of 5.5, state which ion is responsible for this pH। जाहिर सी बात है जो हमारा वो pH है भाई 5.5 है, यानी 7 से जो है ये कम है, यानी कि ये एसिडिक है। 7 से कम है यानी एसिडिक है। अगर 7 से ये ज्यादा होता, लेट से वो 12 होता तो ये बेसिक होता। अब क्योंकि ये 7 से ये कम है, 5.5 है, तो ये एसिडिक है। तो ये एसिडिक ये क्यों है, क्योंकि इसके पास H प्लस जो है वो आयन है। सही। और अगर ये बेसिक होता तो इसके पास OH माइनस आयन होता। अब देन उसके के बाद बोले अब pH मीटर इज यूज टू मेजर द pH ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन, डिस्क्राइब वन अदर वे टू मेजर द pH ऑफ एक्वा सॉल्यूशन। भाई आप करते क्या हो, इंडिकेटर जो है ये आप ये ऐड करोगे, जो आपके पास ये वो सॉल्यूशन है, आप उस सॉल्यूशन में ये ऐड करोगे इंडिकेटर। इंडिकेटर जो है वो ये करेगा क्या, आपके सॉल्यूशन का जो कलर है वो चेंज जो है ये वो कर देगा। सही है। तो जो अब ये होता क्या है इसमें, एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट, एसिड बेस ये रहा। देखो यूं करके मेरे पास ना पीए जो है ये पीए जो है ये वो चार्ट होता है। यूं करके मेरे पास जो है पीएच ये चार्ट है, यानी कि 0 से लेके 14 तक हमारे पास क्या होता है, ये पीएच होता है। हाँ आप कोई भी इंडिकेटर जो है ये लिख सकते हो, लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर ज़्यादातर जो है ये ना ये वो यूज़ होता है, यानी नॉर्मली जो नॉर्मली ये सिनेरियो होते हैं वहाँ पे यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो यूज़ होता है। अब देखो 0 से लेके 14 तक जो है ना ये पीएच की होती है की रेंज होती है। 0 से लेके 7 तक जो है ये हैसिड होता है, 7 से लेके 14 तक जो ये बेस होता है। आप क्या करते हो, इंडिकेटर किसी भी सॉल्यूशन में ये ऐड करते हो तो वो इंडिकेटर जो है कि क्या करता है, सॉल्यूशन का जो कलर जो है चेंज ये वो कर देता है। तो जो ये वो कलर उसने चेंज किया है वो कलर आप इन वो कलर्स के साथ मैच ये वो कर लेते हो। जैसे कि लेट से उसने कलर कर दिया येलो, तो आपने येलो कलर यहाँ पे के मैच किया, तो ये पीएच क्या हो गया, ये 3। यानी आपने एक सॉल्यूशन में इंडिकेटर ऐड किया, यूनिवर्सल ये इंडिकेटर ऐड किया, उसने सॉल्यूशन का
कलर कर दिया ये कोई येलो, वो आपने इससे जो है कि मैच कर लिया, तो आपको ये पता चल गया कि आपका जो है पीएच है 3। एड यूनिवर्सल इंडिकेटर टू द सॉल्यूशन, इट विल चेंज द कलर ऑफ अ सॉल्यूशन, नाउ मैच द कलर विद द पीएच चार्ट। सही। फिर देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास है क्वेश्चन 4। अच्छा देखो वो यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई कैल्शियम ब्रोमाइड CaBr2 is an ionic solid composed of lattice of calcium ions and the bromide ions, यानी कि इसमें कैल्शियम आयन्स हैं और ये ब्रोमाइड के जो है वो आयन्स हैं। ठीक है। अब वो बोले कि एक्सप्लेन व्हाई द कैल्शियम ब्रोमाइड हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। भाई देखो हाई मेल्टिंग पॉइंट के बारे में एक बात आप लोग को ये समझा देता हूँ। मेरे पास चार जो है वो ये स्ट्रक्चर है। एक है हाइनिक, एक है जीसी यानी जॉइंट कोवेलेंट, और एक होता है मेटल, और एक होता है सिंपल कोवेलेंट। ठीक है। ज्यादातर जो होते हैं हमारे पास सिंपल ये कोवेलेंट होते हैं, ये कोवेलेंट में ना। तो ये जो होते हैं ना, ये हाइनिक हो गया, पुजाइंट हो गया, ये मेटल हो गया, इनका जो मेल्टिंग की पॉइंट है वो हाई होता है। और जो सिंपल ये कोवेलेंट है, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो होता है। देखो अब यहाँ पे हमारे पास मेजोरिटी में ये सिंपल जो, अगर मेरे पास कोई ये कोवेलेंट है ना, तो मेजोरिटी उनमें सिंपल ये कोवेलेंट की होगी। जॉइंट कोवेलेंट ना होने के जो बराबर होते हैं ये हमारे पास, और जो हैं वो स्पेसिफिक हैं। जॉइंट कोवेलेंट स्पेसिफिक हैं हमारे कोर्स में, इसके अलावा ये कोई भी नहीं है हमारे कोर्स में। सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो गया, डायमंड हो गया, और ये केरोफाइट हो गया। तो ये जॉइंट कोवेलेंट स्पेसिफिक हमारे ये कोर्स हैं। बाकी हाइनिक का तो आपको क्या पता है, जब एक मेटल और नॉन मेटल आपस में ये बॉन्ड बनाते हैं तो वो हाइनिक होता है। जैसे यहाँ पे कैल्शियम जो मेटल था, ये ब्रोमीन क्या था, नॉन मेटल था। तो इन दोनों का जो ये बॉन्ड बना वो कौन सा बना, हाइनिक। और मेटल तो हमें ये अलग से पता है, जो ये चल जाते हैं, Na हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया एंड सो ऑन। ठीक है। तो अब वो बोले हैं कि इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों है, क्योंकि भाई ये आयनिक बॉन्ड है, और आयनिक ये बॉन्ड में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है इन बिटवीन द आयन्स। इसका स्ट्रक्चर जो है ना क्यों करके होगा, जैसे Ca2+ है, तो यहाँ पर बहुत सारे Ca2+ होंगे। अब यहाँ पर Ca2+ की ना पूरी जो है ना एक इस तरह से बहुत सारे होंगे ये। सही। और इसी के साथ बहुत सारे Br- भी होंगे यूं करके। सही है। अब यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे इस तरीके से Br- भी होंगे ये हमारे पास। सही। तो अब ये इस वो तरीके से इनका ये स्ट्रक्चर्स होता है, जो इसमें जो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आयन है, ये आपस में बिल्कुल ये पैक्ड होते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक ये फोर्सेस से आपस में ये कनेक्टेड होते हैं। तो ये बहुत जॉइंट ये स्ट्रक्चर जो ये फॉर्म के कर लेते हैं, और इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हाई होता है। सही। It has a strong electrostatic attraction between the positive and the negative ion। सही, जो चीज़ मैंने ऊपर आपको समझाई है। फिर देन इसके के बाद बोले कि डिस्क्राइब हाउ द कैल्शियम एटम्स एंड द ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स रिएक्ट टू फॉर्म कैल्शियम आयन एंड दी ब्रोमाइड आयंस यूजिंग द आइडियाज अबाउट द इलेक्ट्रॉन। भाई ये तो एक सिंपल सी ये चीज़ है। कैल्शियम जो मेटल है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि लूज करेगा। कैल्शियम जो है वो मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन जो है ये लूज करेगा। कैल्शियम लूजिंग टू इलेक्ट्रॉन टू बिकम Ca2+, और ब्रोमीन जो नॉन मेटल है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि गेन करेगा। 2Br गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन ईच टू बिकम 2Br-, यानी कैल्शियम ने जो 2 इलेक्ट्रॉन के लूज करे हैं ना, तो मुझे दो ये ब्रोमीन के चाहिए होंगे, क्योंकि एक एक ये ब्रोमीन एक इलेक्ट्रॉन जो है ये गेन ये करता है। तो दो ये ब्रोमीन एक एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेंगे, हमारे से ये चेंज हो जाएंगे। सही। तो ये मैंने यहाँ पे ये बताना था। फिर देन उसके वो बाद हमें बोल रहा है कि भाई प्रिडिक्ट, ये रहा ना, ये पूरा ही आंसर है, ये पूरा आंसर है ये।
उसने ये नहीं ये पूछा कि ये कंपाउंड किस तरीके से क्या बन रहा है। उसने सिर्फ ये बात ये पूछी है कि ये आपस में किस तरीके से कर रहा है। नहीं, रिएक्शन नहीं लिखेंगे। रिएक्शन नहीं आएगा सर। ये जो रिएक्शन लिखा है ये नीचे वाले का। वो बोले प्रिडिक्ट द ये प्रोडक्ट ऑफ ईच इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ डाइल्यूट एक्वस कैल्शियम पेरोमाइड। वो बोले कि एक्वस कैल्शियम ये पेरोमाइड का मुझे ये बताओ कि वो, एक सेकेंड, किसमें वो कौन सा जो है वो कहाँ पे ये जाएगा ना, यानी कौन सा काम पे मेरे पास जो है ये हो जाएगा। अब देखो उसके लिए हमें ये करना क्या होता है। ये वाला पार्ट बस ये खत्म हो रहा है, बस ये 5 मिनट का है, नहीं इसके बाद खत्म ये वाला ये क्वेश्चन। वो बोले कि प्रिडिक्ट द ये प्रोडक्ट्स एट ईच इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस कैल्शियम पेरोमाइड। अब देखो क्या है, अब डाइल्यूट एक्वस का नाम उसने लिया है ना, तो हमारे पास एक तो कैल्शियम ये ब्रोमाइड के ये आयोन्स होंगे। CaBr2 है तो Ca2+ होगा, और Br जो ये माइनस होगा। और दो आयोन्स जो है वो एक्वस के होंगे, H+ और OH-। अब देखो इसमें ना उसने कहा है कि ये प्रोडक्ट जो है कि कौन सी आएगी। प्रोडक्ट यहाँ पर हमारे पास जो है ना ये दो आएंगी। अब देखो यहाँ पे सबसे के पहले क्या है, जो रिएक्टिविटी सीधे वो डाउनवर्ड होता है वो जाता है ये इलेक्ट्रोड की तरफ। अब यहाँ पे दो हमारे पास जो है ये पॉजिटिव आयन है, Ca2+ और H+। और दो जो नेगेटिव आयन है, Br- और OH-। अब यहाँ पर Ca2+ और H ये प्लस में रिएक्टिविटी सीरीज में वो डाउनवर्ड होता है ये H+, तो H+ जाएगा ये नेगेटिव ये इलेक्ट्रोड की तरफ। ठीक है, तो ये गया ये कैथोड की तरफ टू, ये H+ ये कैथोड की तरफ गया, दो इलेक्ट्रॉन के गेन करे और H2 में चेंज हो गया। आपने पूरी इक्वेशन नहीं कि लिखनी है, आंसर है H2। ये आपकी जो ये प्रोडक्ट है यानी हाइड्रोजन। आपने ये जो के लिखना होगा, ये खाली मैंने समझाने के लिए ये इक्वेशन जो के लिखी है। उसने खाली ये प्रोडक्ट के बारे में ये पूछा तो वो है H2। और सेम इसी जो ये तरीके से अगर आप दोनों ये OH नेगेटिव आयंस को अगर आप ये देखो, तो उसमें भी वही के रूल है, जो रिएक्टिविटी सीध में वो डाउनलोड होता है वही जो है ये पहुंचाता है। रिएक्टिविटी सीधी ये होती है OH-, सॉरी उल्टा लिख दिया, रिएक्टिविटी सीधी है F-, Cl-, Br-, I- और OH जो सबसे के नीचे होता है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, सबसे ज्यादा ये वो डाउनलोड होता है तो यही जाएगा ये एनोड की तरफ। और एनोड पे जाके ये डिपॉजिट जो है ये एनोड पे किया जाएगा। एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। 4 OH ये माइनस गोइंग टूवर्ड्स द एनोड, वहां पे जाके 4 ये इलेक्ट्रॉन जो है कि गेन करेगा, सॉरी 4 ये इलेक्ट्रॉन जो है कि लूज करेगा। और उसके साथ ही 2H2 और O2 जो ये बनाएगा। तो यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट होगी वो होगी O2। प्रोडक्ट क्या होगी, O2। फिर देन उसके ये बाद हमें बोल रहा है कि ओजोन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डिस्क्राइब द कलर चेंजेस व्हेन ओजोन इज बबल थ्रू द एक्वस पोटेशियम आयोडाइड। भाई कलरलेस टू ब्राउन कलर होगा इसका, ये कलर क्या होगा, कलरलेस टू ब्राउन कलर। ठीक है। क्योंकि आयोडीन का ये वो कलर आ जाएगा ना, आयोडीन का ये भाई शुरू में पोटेशियम आयोडाइड का कोई भी नहीं होगा कलर। ठीक है। वो बोल रहा है कि ये फिर उसके बाद जब ये ऑक्सीडाइजिंग ये एजेंट है ना, तो ये KI को ऑक्सीडाइज कर देगा, यानी जो हाई होगा वो I2 में जो है ये चेंज हो जाएगा। तो I2 का कलर होता है ब्राउन। तो ये ब्राउन जो है वो कलर आ जाएगा। ठीक है। फिर वो बोला है कि जिंक इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जिंक इज अ रिड्यूसिंग एजेंट डिस्क्राइब द कलर चेंज व्हेन द एक्सिस जिंक इज एडेड टू दी पोटेशियम मैग्नेट। अब पोटेशियम मैग्नेट यानी KMnO4 का जो ये कलर होता है, KMnO4 का कलर होता है पर्पल। और ये होता है रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। तो अब जब मैं इसको जिंक में ऐड ये करूंगा तो ये जिंक को वो कर देगा ऑक्सीडाइज। ठीक है। जब ये जिंक को ऑक्सीडाइज ये करेगा तो इसका जो वो कलर है वो ये पर्पल से कलर वो लेस ये हो जाएगा। पोटेशियम मैग्नेट का कलर तो आपको फिंगर टिप से जो है ये याद होना चाहिए, ये तो ऑक्सीडेशन में भी आता है जब आप एल्कोहल के ऑक्सीडेशन जो ये करते हो ना, ये मेरे ख्याल से एक क्लास में इससे पहले भी आपको ये बात ये को समझाइए। सही।
फिर देन उसके ये बात बोल रहा है द हाइनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन द एक्वस कैल्शियम ये ब्रोमाइड एंड एक्वस कैल्शियम एंड एक्वस क्लोरीन इज शोन। अब देखो ये हमें एक इक्वेशन जो कि दी हुई है ये हाइनिक बोले एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हाई द रिएक्शन इन्वॉल्व्स, एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हाई द रिएक्शन इन्वॉल्व्स बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। भाई देखो यहाँ पर ये बी आर के ऊपर चार्ज कौन सा है, तो ये नेगेटिव, और यहाँ पर आते आते बी आर अपने ये एलिमेंट्री फॉर्म में आ गया तो इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा ये वो जीरो। यहाँ पे ये Cl2 है इसके ऊपर चार्ज होगा जीरो, यहाँ पर आते आते इसके ऊपर चार्ज कौन सा हो गया वो नेगेटिव हो गया। तो जो बी आर ये नेगेटिव है जिसका चार्ज -1 से जा रहा है जीरो, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है ये कर रहा है लूज। ठीक है, क्योंकि इसका चार्ज अब ये -1 से कहा जा रहा है जीरो, तो यानी ये ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। वेयर है जो वो Cl2 है, Cl2 का चार्ज है वो जीरो से जा रहा है -1, तो ये हो रहा है रिड्यूस। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन कर रहा है गेन। तो वही चीज हम यहाँ पे जो है हम लिख देंगे कि बी आर क्यूब नेगेटिव ऑक्सीडाइजेस एट एज इट लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड Cl नेगेटिव रिड्यूसेस एज इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन। वही जो चीज मैंने यहाँ पे के लिखी है वही चीज आप यहाँ पे जो ये भी लिख दोगे। अच्छा देखें यहाँ पर हमारे पास जो है ना ये क्वेश्चन है, वो बोल रहा है कि अभी क्वेश्चन 5 वो बोला है कि मैंने सैंपल ऑफ अ जिंक कार्बोनेट इज हीटेड, मैंने सैंपल ऑफ जिंक कार्बोनेट is heated in a closed system. An equilibrium mixture is formed. Zinc carbonate reacting with zinc oxide to form CO2. The forward reaction is endothermic. The temperature of a closed system is decreased and the pressure is kept constant. सो द अच्छा पहली इसमें ये हिंट क्या है कि रिएक्शन जो है फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक यानी हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है मोर देन रिलीज। फिर वो बोला है कि द टेम्परेचर इज अ क्लोज सिस्टम, द टेम्परेचर क्लोज सिस्टम इज डिक्रीज यानी टेम्परेचर जो वो डिक्रीज हो रहा है और प्रेशर जो वो कांस्टेंट है। वो बोल रहे हैं प्रिडिक्ट हाउ द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ दिस रिएक्शन इज अफेक्टेड। अब देखो ये हमारे पास एंडोथर्मिक जो ये पीप रिएक्शन है, एंडोथर्मिक में मतलब क्या होता है द हीट विल बी ऑन द रिएक्टेंट साइड, यानी हीट जब वो रिएक्टेंट साइड से जो है यानी हीट एक तो ये एब्जॉर्ब होती है। एंडोथर्मिक का मतलब ये है कि हीट ये एब्जॉर्ब होगी, और हीट एब्जॉर्ब कहाँ से होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है वो रिएक्टेंट साइड से, प्रोडक्ट साइड से हीट जब रिलीज होती है। अगर ये एक्सोथर्मिक होता है तो हीट का साइन आता है यहाँ पे प्लस हीट, लेकिन ये एक्सो नहीं है ये एंडो है, क्योंकि ये हैंडो है तो इसमें हीट का साइन आएगा रिएक्टेंट साइड पे, यानी कि जो रिएक्टेंट है उसमें ये हीट का साइन जो है ये इंक्लूडेड होगा, यानी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश ही इस हीट के साइन के साथ होगा, क्योंकि ये एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक में हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है, और हीट एब्जॉर्ब जो है ये कहाँ पर होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है रिएक्टेंट साइड पर। हीट एब्जॉर्ब जो है वो कहाँ पर होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है वो रिएक्टेंट साइड पे, तो ये हमारे पास यहाँ पे ये हीट होगी। अब ली चैटलियर ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि भाई अगर बाय एनी केस इक्विलिब्रियम मेरा डिस्टर्ब ये हो जाए तो जो साइड डिक्रीज होगी ना इक्विलिब्रियम को उसी तरफ जो के लेके चले आओ। अब देखो ये दोनों साइड आपस में ये कनेक्टेड है, अगर इनमें से अगर वो लेट से ये साइड डिक्रीज हो रही है तो ये साइड ये इंक्रीज होगी, क्योंकि दे आर इंटर कनेक्टेड टू ईच अदर, क्योंकि ये दोनों साइड जो है ये आपस में ये कनेक्टेड है। ये दोनों साइड जो है ये आपस में ये कनेक्टेड है, अगर एक साइड ये डिक्रीज हो रही है तो ये दूसरी साइड क्या होगी, दूसरी साइड यहाँ पर हमारे पास इंक्रीज होगी। अब क्योंकि ये एंडोथर्मिक जो ये रिएक्शन है यहाँ पर जो हीट का साइन है वो ये रिएक्टेंट साइड पर है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास हीट इंक्रीज हो रही है, हीट इंक्रीज हो रही सॉरी हीट क्या हो रही है, सॉरी टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है ना, द टेम्परेचर ऑफ अ क्लोज सिस्टम इज डिक्रीज। तो हीट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, हीट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, हीट क्या हो रही है हमारे पास, डिक्रीज हो रही है। जब हीट डिक्रीज हो रही है तो हीट ये कहाँ पर है, हीट का साइन जब वो कहाँ पर है, हीट का साइन है रिएक्टेंट को साइड पे, तो जब हीट डिक्रीज हो रही है तो पूरी रिएक्टेंट साइड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब हीट यहाँ पे वो डिक्रीज हो रही है तो पूरी की पूरी ये रिएक्टेंट साइड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर ये डिक्रीज हो रही है तो जो उसकी अपोजिट साइड है ये प्रोडक्ट साइड वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर ये प्रिंसिपल कि जिस साइड जो साइड डिक्रीज हुई है उसी तरफ मेरा इक्विलिब्रियम जो वो चले आएगा। तो हमने क्या लिखा, इक्विलिब्रियम को कहाँ गया, टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, टुवर्ड्स द लेफ्ट। अब देखो इसकी एक्सप्लेनेशन की क्या होती थी अगर वो यहाँ पे नहीं के लिखता कि रिएक्शन एंडो जो वो थर्मिक है, तो मैं यहाँ पर ये चीज नीचे ये लिख देता इसके के बदले।
अगर वो यहाँ पर ये नहीं ये लिखता कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो मैं यहाँ पे ये चीज ये वो लिख देता कि द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। तो मैं यहाँ पे यही चीज जो है मैं ये वो लिख देता, द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। बट उसने ऊपर जब हमें ये वो लिख दिया कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो अब मैं ये चीज यहाँ पे दोबारा नहीं वो लिख सकता। अब मैं क्या लिखूंगा, टू रिलीज द थर्मल एनर्जी, यानी कि यहाँ पे ये क्यों जा रहा है, ताकि थोड़ी जो थर्मल एनर्जी है वो रिलीज हो। ठीक है, अब ये फिर से क्या सुन लो, रिएक्शन है एंडो एंडो ये थर्मिक एंडोथर्मिक का मतलब होता है द हीट विल बी ऑन द रिएक्टेंट साइड, यानी जो हीट है वो रिएक्टेंट साइड से एब्जॉर्ब होगी। एंडोथर्मिक का मतलब जब ये यही होता है ना कि हीट जो है एब्जॉर्ब हो रही है, और हीट कहाँ से ये एब्जॉर्ब होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है रिएक्टेंट को साइड से। सही है, हीट एब्जॉर्ब होती है रिएक्टेंट को साइड से। सही है, तो जो मेरी हीट होगी वो, क्योंकि वो रिएक्टेंट साइड से ये एब्जॉर्ब हो रही है, तो जो हीट का साइन है वो आएगा रिएक्टेंट को साइड पे। जो हीट का साइन है वो आएगा रिएक्टेंट को साइड पे। अब मैं हीट कर रहा हूँ डिक्रीज, मैं हीट क्या कर रहा हूँ, मैं हीट कर रहा हूँ डिक्रीज। तो हीट अगर यानी टेम्परेचर ये डिक्रीज कर रहा हूँ, तो जब टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा तो जो मेरी हीट है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हीट वो किस तरफ है, हीट है रिएक्टेंट को साइड की तरफ। तो मेरी जो ये रिएक्टेंट साइड है वो ये डिक्रीज हो जाएगी, और जो उसकी अपोजिट साइड है यानी कि ये प्रोडक्ट साइड वो इंक्रीज हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर ये प्रिंसिपल वो क्या बोलता है कि भाई जो साइड डिक्रीज हुई है इक्विलिब्रियम को उसी तरफ जो है ये ले जाओ। उसने ये बात हमसे यहाँ ये पूछी है ना, प्रिडिक्ट हाउ द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ दिस रिएक्शन अफेक्टेड, यानी कि अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा हूँ तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम किस तरीके से ये अफेक्ट होगी। अब क्योंकि मेरी वो लेफ्ट साइड जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो मेरा इक्विलिब्रियम भी इसी तरफ जब ये पे चले आएगा, जो भी साइड ये डिक्रीज होती है इक्विलिब्रियम मेरा उसी तरफ जो है वो चले जाता है। तो टुवर्ड्स ये वो लेफ्ट की तरफ जो है ये चला जाएगा। सही, टू रिलीज द थर्मल एनर्जी। फिर देन उसके ये बात हमें बोल रहा है कि भाई द प्रेशर ऑफ द क्लोज सिस्टम इज इंक्रीज एंड द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, predict the how the position of the equilibrium of this reaction is affected। अब अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूँ, अब देखो यहाँ पे ये प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो देखो प्रेशर के लिए बहुत ही सिंपल सा रूल जो ये चलता है, बहुत ही सिंपल सा रूल है ये प्रेशर के लिए। वो क्या है, अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ तो मेरा इक्विलिब्रियम जो है ये हो जाएगा जिस तरफ गैस के मोल्स ये वो कम होंगे, जिस तरफ गैस के मोल्स क्या होंगे ये वो कम होंगे। अगर मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ तो मेरा इक्विलिब्रियम जो है ये जाएगा जहाँ पे गैस के मोल्स है वो कम होंगे, और अगर मैं प्रेशर डिक्रीज कर रहा हूँ तो मेरा इक्विलिब्रियम जो है उस साइड पे खिंच जाएगा जहाँ पे मोर मोल्स ऑफ ये गैस होंगे। सही, अब यहाँ पे ये देख लो, अब यहाँ पे मेरे पास 0 मोल्स ऑफ ये गैस है। यहाँ पे गैस के मोल्स कितने हैं, जिंक ये कार्बोनेट वो 0 है, यानी गैस के मोल्स यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे कितने, यहाँ पे एक CO2 है, तो यहाँ पे गैस के मोल्स है वो कम है। तो जो ये वाली साइड है इस तरफ गैस के मोल्स है ये वो कम है, यानी जिंक को ये कार्बोनेट ही था वो 0 है, और ये प्रोडक्ट साइड पे गैस के मोल्स है ये वो ज्यादा है। यहाँ पे गैस के मोल्स क्या आ रहे हैं, यहाँ पे गैस के मोल्स है वो ज्यादा आ रहे हैं। सही, तो अब क्योंकि मैं प्रेशर इंक्रीज चेक कर रहा हूँ, तो प्रेशर जब मैं इंक्रीज चेक करता हूँ तो मेरा इक्विलिब्रियम जो वो मूव करता है यहाँ पे गैस के मोल जो ये वो कम हो, तो गैस के मोल ये कहाँ पे कम है, ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, यानी जिंक वो कार्बोनेट की साइड की तरफ, तो मेरा इक्विलिब्रियम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे वो चले जाएगा। सही, तो ये टूवर्ड्स वो लेफ्ट जब वो चले गया, क्यों गया टूवर्ड्स द लेफ्ट। अब ये टुवर्ड्स द लेफ्ट ये क्यों गया है, क्योंकि लेस मोल्स ऑफ गैस ऑन लेफ्ट साइड, क्योंकि लेफ्ट साइड पे गैस के मोल्स जो है हमारे पास जो है वो कम है। अच्छा, देन फिर इसके बाद वो हमें बोल रहा है कि भाई कैलकुलेट द मैक्सिमम मास ऑफ जिंक ऑक्साइड दैट कैन बी मेड फ्रॉम 4.23 ग्राम ऑफ जिंक ये कार्बोनेट। वो बोल रहा है कि भाई
कितना मास मैं जिंक ऑक्साइड का जो है फॉर्म ये वो कर सकता हूँ, ठीक है, जबकि मेरे पास 4.23 ग्राम जिंक के कार्बोनेट है। अब मैंने क्या किया, मैंने इक्वेशन यहाँ पे दोबारा कर ली, ये कॉपी जो ऊपर के लिखी हुई थी ना, और जिंक कार्बोनेट का उसने मास मुझे ये दिया हुआ है 4.23 में, वो मैंने यहाँ पे जिंक कार्बोनेट के नीचे जो है के लिख दिया। फिर उसने मुझसे यहाँ पे ये पूछा गया, जिंक ऑक्साइड का मास पूछ लिया है। तो जिंक ऑक्साइड का मास उसने मुझे ये पूछ लिया है। अब ये जिंक ऑक्साइड का मास जो है ये आएगा कैसे, एक ही मेरे पास जो है वो फॉर्मूला होता है, एन इज इक्वल्स टू एम ओवर एम आर ना। मोल्स का एक ही मेरे पास जो है वो फॉर्मूला होता है, एन इज इक्वल्स टू एम ओवर एम आर। तो मैं ये जो है ना यहाँ पर अप्लाई ये कर दूंगा, एन इज इक्वल्स टू एम ओवर एम आर। तो एम जो है मेरे पास ये कितना है, क्या, अच्छा अब यहाँ पे मैंने निकालना है एम ना, एम ही तो मैंने, सॉरी ये क्यूब को निकालना है, एम ही तो मैंने यहाँ पे क्यूब को निकालना है। तो मैं इस फॉर्मूला का जो है हब ड्राइव ये कर लूंगा, जो एम आर है उसको मैं इक्वल टू के ये इस तरफ जो है ये शिफ्ट जो है ये कर दूंगा ना। तो ये हो जाएगा एम इज इक्वल टू एन इंटू एम आर। अब देखो मेरे पास एम आर तो है, जिंक ऑक्साइड का एम आर तो मैं कैलकुलेट ये कर सकता हूँ, ठीक है, बट मेरे पास मोल्स नहीं है वो जिंक ऑक्साइड के। अब जिंक ऑक्साइड के मोल्स जो है ये कैसे आएंगे मेरे पास, अब जो जिंक ऑक्साइड के मोल्स हैं ये मेरे पास ये ऐसे आएंगे कि उसने मुझे जिंक कार्बोनेट का मास जो ये दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर जब वो करूँगा क्या, मैं पहले जिंक ऑक्साइड का जो है ना मोल जब ये निकाल लूंगा। अब जिंक ऑक्साइड का मोल जो है, सॉरी जिंक ये कार्बोनेट के मोल जो है ये कैसे आएंगे, उसने मुझे जिंक कार्बोनेट का मास दिया हुआ है, उसने मुझे जिंक वो कार्बोनेट का मास जो दिया हुआ है ना। तो मैं एन इज इक्वल टू एम और एम आर यहाँ पर ये करूंगा अप्लाई, यानी 4.23, और जिंक कार्बोनेट का एम आर कैलकुलेट में ये कर लूंगा ना। तो ये जिंक कार्बोनेट का एम आर है, यहाँ पे एक वो मार्क जो है ना ये एम आर कैलकुलेट करने का भी होगा ना, ठीक है। तो जिंक वो कार्बोनेट का क्या है, Zn प्लस सी प्लस O3। अब Zn का कितना होता है, जिंक का मेरे पास है 65 होता है यार, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 × 3। तो जिंक कार्बोनेट का हमारा आ जाएगा 125। तो डिवाइड बाय 125, तो जिंक कार्बोनेट के मोल्स यहाँ पे ये कितने आ गए, जिंक कार्बोनेट के मोल्स आ गए 0.03384। अब देखो यहाँ पे क्या है, दोनों का जो रेशो है, जिंक वो कार्बोनेट और जिंक ऑक्साइड का वो सेम है, यानी कि दोनों का मोलर रेशो 1:2 ये 1 का है। 1 जिंक पर कार्बोनेट पे 1 ही ये जिंक ऑक्साइड है, 1 जिंक ये कार्बोनेट पर 1 ही जो है ना वो जिंक ऑक्साइड है, सही। तो जितने जिंक कार्बोनेट के मोल्स होंगे उतने ही जिंक ऑक्साइड के भी होंगे, तो क्योंकि दोनों का मोलर रेशो एग्जैक्टली सेम है। तो अब मैं यहाँ पे ये क्या करूंगा, जो मैंने मोल्स यहाँ पे वो फाइंड आउट करें वो मैं यहाँ पर इन प्लेस ऑफ एन ये पुट कर दूंगा। तो ये हमारे वो पास आ जाएगा, एम इज इक्वल टू ये एन कितना है, 0.00 0.0338 4, और जिंक ऑक्साइड का एम आर आ रहा है। जिंक ऑक्साइड का एम आर क्या होगा, जिंक और ऑक्सीजन, तो 65 + 16 यानी कि 81। तो इसका एम आर आ गया 81। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, जिंक ऑक्साइड का मास आ गया 2.741 ग्राम। तो वो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, सही। फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि जिंक ऑक्साइड reacts with the both aqueous sodium hydroxide and diluted HCl, but carbon dioxide can react with the aqueous sodium hydroxide only। वो बोल रहा है कि भाई जिंक ऑक्साइड जो है ना, जिंक ऑक्साइड वो HCl के वो NaOH के साथ भी कर रहा है रिएक्शन, और वो HCl के साथ भी वो कर सकता है, यानी कि वो एसिड के ये बेस के साथ भी कर रहा है रिएक्शन, और अल्कली के साथ भी, सॉरी, बेस के साथ भी कर रहा है और एसिड के साथ भी जो है रिएक्शन वो कर रहा है। वेयर है जो मेरे पास CO2 है, डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ और सिर्फ जो ये रिएक्शन कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ऐसा क्यों है, यानी खाली अल्कली यानी बेस के साथ।
तो देखो इसका बहुत ही आसान सा ये वो रीजन है। जिंक ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक है। जिंक ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक है। तो हेम्फोटेरिक का मतलब ही जो ये यही होता है कि वो दूसरे को देख के अपना नेचर जो है वो डिसाइड करता है। जिंक ऑक्साइड हेम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक का मतलब ही ये होता है कि वो सामने वाले को देख के अपना नेचर जो है डिसाइड ये करेगा। जब ये NaOH के साथ रिएक्शन ये करेगा, इसको आप इस तरीके से ये बोल सकते हो ना, कि ये एक वो तरफ ये इससे कर रहा है ये रिएक्शन, और एक तरफ ये दूसरे से कर रहा है रिएक्शन। ठीक है। यानी कि जिंक ऑक्साइड एसिड से भी वो रिएक्शन कर सकता है और बेस से भी रिएक्शन ये वो कर सकता है। यानी ये एसिड से भी रिएक्शन ये पकड़ सकता है और बेस से भी रिएक्शन ये पकड़ सकता है। ठीक है। तो ये एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक क्या होते हैं, जो कि सामने वाले को देख के अपना नेचर जो है डिसाइड करें, तो ये एम्फोटेरिक है। इसलिए ये दोनों से रिएक्शन कर रहा है। वियर है जो CO2 है, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। CO2, ये मेरे पास क्या है, CO2 नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो वो एसिडिक होती हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होती हैं, ये एसिडिक होती हैं। तो ये खाली बेस के साथ रिएक्शन के करती हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो CO2 है वो एसिडिक है, इसलिए खाली ये बेस यानी NaOH के साथ रिएक्शन ये वो कर रहा है। ठीक है। और अगर यहाँ पे मेटेलिक ऑक्साइड होता तो वो सिर्फ एसिड के साथ रिएक्शन ये करता। जैसे कि अगर यहाँ पे Na2O होता। Na2O क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड है। तो ये खाली बेस के साथ करता है ये रिएक्शन, क्योंकि इसका सॉरी ये सिर्फ एसिड के साथ रिएक्शन करता है, क्योंकि इसका नेचर क्या है, ये बेस होता है। सी है। जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं वो एसिडिक होती हैं, और जो मेटेलिक ऑक्साइड हैं वो बेस होती है। अच्छा देखो, उसके ये बात बोल रहा है कि सॉलिड जिंक कार्बोनेट रिएक्ट्स विद द डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू गिव अ कलरलेस सॉल्यूशन इन द बबल्स ऑफ अ गैस। कंस्ट्रक्ट द सिंपल इक्वेशन फॉर दिस सेक्शन। देखो ये बहुत ही सिंपल सा ये रिएक्शन है कार्बोनेट और एसिड का ना। देखो हमारे पास यहाँ पे वो कार्बोनेट में है जिंक वो कार्बोनेट, और एसिड है HNO3। अब इसमें बहुत ही सिंपल सा ये रिएक्शन होता है। जब भी आप किसी भी वो कार्बोनेट का, किसी भी मेटल के वो कार्बोनेट का किसी एसिड के साथ रिएक्शन आप ये करोगे, तो उस कार्बोनेट का जो मेटल होगा वो एसिड के एज को रिप्लेस जो है कर लेगा। तो यहाँ पे जो ये मेटल है वो कार्बोनेट का, ये एसिड के एज को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। और ये वो क्या बना रहा है, जिंक नाइट्रेट। फिर उसके बाद क्योंकि ये कार्बोनेट का हो रहा है, तो उसमें H2 और CO2 एज अ बाय प्रोडक्ट हमारे पास आता है। अब यहाँ पे मैंने एक वो गलती करी है, गलती जो है वो बता देता हूँ। जिंक नाइट्रेट के साथ 2 आएगा ना, ये आएगा NO3 2। क्यों? क्योंकि जिंक के ऊपर नॉर्मल +2 का चार्ज होता है, और नाइट्रेट के ऊपर -1 का चार्ज होता है। सही। अगर मैं किसी, देखो ये तो आप, ये मैंने आपको ये शीट जो दी थी पूरे कराया जो था, किसी भी मेटल वो कार्बोनेट का आप रिएक्शन किसी भी एसिड के साथ वो करोगे, तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2। और ये मेटल ये कार्बोनेट से सॉल्ट जो है ये बनता कैसे है, कि जो मेटल कार्बोनेट का वो मेटल होता है वो एसिड के एच को उसकी जगह से रिप्लेस जो है ये कर लेता है। तो ये बनाएगा जिंक को नाइट्रेट एज अ सॉल्ट, और H2 और CO2 जो है वो बाय प्रोडक्ट आता है। हर मेटल ये कार्बोनेट के रिएक्शन में यही होता है। फिर then उसके बाद हमारे पास है वो अब यहाँ पे जरा जो है ना स्पीड से चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कैसा सच कोई समझाने वाली चीज़ है नहीं। वो बोले कि मीथेन, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड्स आर पॉल्यूटेंट्स। वो बोल रहा है कि ये सब जो है ये पॉल्यूटेंट्स हैं। ठीक है। डिस्क्राइब द वन एडवर्स अफेक्ट ऑफ द हाई लेवल ऑफ मीथेन इन द एयर। मीथेन जो होती है वो ग्लोबल ये वार्मिंग जो है ये क्रिएट करती है। मीथेन ग्रीन हाउस जो है ये गैस होती है। मीथेन हमारे पास ग्रीन हाउस जो है ये गैस होती है। उसके अलावा मीथेन कोई टॉक्सिक नहीं होती। ये ग्रीन हाउस ये गैस है, यानी कि ये ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट ये वो करता है। ठीक है। यानी ये अर्थ का टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करता है। ग्लोबल ये वार्मिंग का ये क्या मतलब है, कि अर्थ का टेम्परेचर ये इंक्रीज जो है वो करेगा। ठीक है। फिर देन उसके बाद बोले द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स दैट कंटेन sulfur produces sulfur dioxide. Describe the two strategies to reduce, basically the two methods to reduce the emission of sulfur dioxide from the combustion of a fossil। यानी कि जो
हमारे पास जो सल्फर का जो जिस जो सल्फर की वो कंबशन हो रही है, उससे जो सल्फर ये डाइऑक्साइड बन रहा है, उसको हम किस तरीके से जो है उसकी इमिशन को रोक सकते हैं। एक तो होता है डी सल्फराइजेशन। डी सल्फराइजेशन क्या है कि आप सल्फर ये डाइऑक्साइड का रिएक्शन कर दो कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट से। अच्छा देखो, इनसे ये रिएक्शन क्यों के करा दो। देखो, सल्फर डाइऑक्साइड है एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड है एसिड, ठीक है। और सी ए ओ जो है वो है बेस, और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो मेटल, ये वो कार्बोनेट है जो कि बेस की तरह रिएक्ट ये वो करता है। तो जब SO2 CO ए से रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा सॉल्ट, जो कि ये न्यूट्रल होता है, ठीक है, क्योंकि ये एसिड है, ये है एसिड और CaO है बेस। तो जब एसिड एंड बेस आपस में रिएक्शन वो करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट, ठीक है। या फिर दूसरा मेथड क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन जो जो करा दो। तो जब एसिड का रिएक्शन किसी कार्बोनेट के साथ होगा ना, मेटल ये कार्बोनेट के साथ, तो ये बनेगा सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। तो उसमें भी जो मेरा SO2 है उसकी जो ये टॉक्सिकनेस है वो खत्म हो जाएगी, यानी SO2 जब वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, और दूसरा क्या है कि आप ऐसा फ्यूल जो है ये यूज करो जिसमें सल्फर का काउंट जो वो कम हो। आप ऐसा फ्यूल जो है वो यूज करो जिसमें सल्फर का काउंट या तो वो कम हो या फिर सल्फर उसमें हो ही ना। सही। अच्छा, कैटलिटिक ये कन्वर्टर कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में हम यूज ये करते हैं। कैटलिटिक वो कन्वर्टर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में हम यूज ये करते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें CO जो है रिएक्शन करता है कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, और CO2 और N2 जब वो बनता है, ठीक है। ये ये वो किसके साथ है कि जब मेरा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड आते हैं तब ये चीज होती है। अब देखो, वही चीज आ गई जो अभी आप ये पूछ रहे थे। अब देखो, वो बोल रहा है कि भाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO इज लिंक टू द एसिड रेन। दिस pollutant nitrogen monoxide and is linked to the acid rain. This pollutant is present in a gases made in a car engines. Describe how the nitrogen monoxide is removed from these gases. Include a word equation in your answer. अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया वही चीज़ है, बाय द यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर। अब यहाँ पर जो मैंने इक्वेशन ऊपर लिखी है इसी की ये वर्ड इक्वेशन है ना, यानी नाइट कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन हो रहा है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड से, सही है, और हमारे पास वो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, सही है। फिर उसके बाद बोल रहा है स्टेट द टू अदर एडवर्स अफेक्ट ऑफ द नाइट्रोजन पॉल्यूटेंट्स इन द एयर। एक तो एसिड रेन उसने वो बता दिया, दूसरा क्या होता है, रेस्पिरेटरी के प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। ये ग्लोबिन के साथ जो है ये छेड़छाड़ करता है। दूसरा क्या है कि ये फोटो केमिकल स्मोक जो वो बनाता है, जो कि आजकल आपको वो धुन ये लाहौर वगैरह में वो नजर आती है वो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये इसकी बात कर रहे हो, ये बी की बात कर रहे हो वाली। अच्छा देखो, वो बोल रहा है कि भाई ऑक्सीजन इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर। बोल रहा है कि भाई ऑक्सीजन जो है वो गैस है रूम ये टेम्परेचर पे। वो बोले कि सल्फर इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ऑक्सीजन जो गैस है रूम ये टेम्परेचर पे, और सल्फर जो है वो सॉलिड है, ठीक है। वो बोल रहा है कि भाई a sample of oxygen has a volume of 540 cm cube at room temperature and pressure. The temperature of a sample is increased but the pressure is unchanged. वो बोला है कि जो टेम्परेचर है वो सैंपल का वो इंक्रीज हो गया, जो टेम्परेचर का सैंपल है वो इंक्रीज हो गया, बट जो प्रेशर है वो अनचेंज है, यानी प्रेशर जो है वो सेम ही है। वो बोले डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी व्हाट हैपेंस टू द वॉल्यूम ऑफ अ सैंपल। वो बोला है कि जो सैंपल का वॉल्यूम है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा भाई, पार्टिकल जब वो दूर दूर को चले जाएंगे ना, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा और ये प्रेशर तो सेम होगा, तो पार्टिकल्स क्या होंगे, वो दूर 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 जो है वो चले जाएंगे, ठीक है। यानी वॉल्यूम इंक्रीज हमारा जो है वो हो जाएगा ना, ठीक है। वॉल्यूम हो रहा है हमारा इंक्रीज, ठीक है। क्यों? क्योंकि
separation between the particles increases as they are gaining kinetic energy. Particles go away from each other as काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो जाहिर सी बात है वो पार्टिकल्स जो है वो दूर दूर जो है वो चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। वो बोला है सल्फर इज अ गैस एट 4 above 445 डिग्री सेल्सियस। Describe the changes in the particle separation and arrangement and the motion when the sample of a sulfur gas is cooled down at a room temperature। वो बोल रहा है कि भाई सल्फर जो है वो 445 डिग्री पे, सल्फर 445 ये डिग्री पे जो गैस है। ठीक है, वो बोल रहा है कि ये पार्टिकल्स में क्या जो है ये चेंजेस आएंगे अगर मैं उसको की कूल डाउन कर दूं। सही है। कूल डाउन का मतलब अभी वो गैस है, गैस से मैं उसको लिक्विड में चेंज की वो कर दूं। तो एक तो एक सेपरेशन क्या होगी, अभी जब वो गैस है और जब मैं कूल डाउन करूंगा तो पार्टिकल जब वो करीब करीब आ जाएंगे, यानी क्या होगा क्लोजर टुगेदर, यानी वो करीब करीब आ जाएंगे। सेपरेशन क्या होगी, मूव क्लोज टुगेदर। अरेंजमेंट क्या होगी, गैस में भी ये रैंडम होती है और इसमें भी क्या होगी वो रैंडम होगी, क्योंकि जो फिक्स ये अरेंजमेंट होती है वो सिर्फ तो सॉलिड में होती है। फिर बोले कि मोशन क्या होगा, ये मूव करेंगे जैसे गैस में ये मूव ये करते थे। अच्छा एक सेकंड मुझसे यहाँ पे एक ये गलती हुई है। उसने कहा है कि सल्फर जो है ना सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे ना, तो वो बोल रहा है कि हम कूल डाउन कर रहे हैं रूम टेम्परेचर तक, यानी 445 डिग्री सेल्सियस से हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसको रूम टेम्परेचर तक वो कूल डाउन कर रहे हैं ना, यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे हम ला रहे हैं। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे तो वो सॉलिड हो जाएगा। तो सॉलिड में जो अरेंजमेंट होगी ये वो रैंडम थोड़ी होगी, वो तो फिक्स होगी। रैंडम टू रेगुलर, या फिर आप उसको फिक्स भी जो है ये बोल सकते हो। और मोशन क्या होगा, मोशन होगा मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू वाइब्रेटिंग। यानी कि जब वो भाई पहले ये तो गैस था, गैस के बाद हमने उसको रूम टेम्परेचर पे जो है हमने ये लिया है तो वो बन गया सॉलिड, यानी पार्टिकल्स बिल्कुल जो है वो करीब करीब आ गए एक दूसरे से हिस्टक हो गए। ठीक है, तो पहले जो सेपरेशन थी वो ज्यादा थी, अब क्या हो गए वो करीब करीब आ गए। ठीक है, अरेंजमेंट क्या थी, पहले वो रैंडम थी, अब जो है वो फिक्स हो गई, यानी वो रेगुलर जो है वो अरेंजमेंट हो गई। पहले क्योंकि इनके बीच में स्पेस थी तो ये मूव ये कर रहे थे, अब स्पेस ही वो खत्म हो गई तो अब ये क्या करेंगे, सिर्फ वाइब्रेशन ये करेंगे नहीं, मोशन स्लो डाउन उसमें होगा जब ये लिक्विड में चेंज होगा। अभी ये सॉलिड में आ गया तो उसका मोशन बिल्कुल ही जो है ना वो जीरो हो जाएगा। डिस्क्राइब डिफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। भाई डिफ्यूजन है व्हेन द गैस इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ना, एक जगह से दूसरी जगह मूव के करने को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। या फिर आप इसको ये भी, अच्छा अगर आप वो बोलोगे तो आप ये भी क्या बोल सकते हो कि द मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन पोजीशन टू अ लोअर कंसंट्रेशन पोजीशन, या फिर आप वो कंसंट्रेशन के बदले ये प्रेशर का भी वर्ड यूज ये वो कर सकते हो। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम
हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अच्छा, इसके दो जो ये फैक्टर्स होते हैं डिफ्यूजन के ना, एक होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर से डिफ्यूजन डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनल होती है। अगर टेम्परेचर जो ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन भी जो ज़्यादा होगी। और जो मास होता है, मास से ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर मास वो ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। अच्छा, अब देन इसके बाद वो बोल रहा है कि इसका भाई ये लास्ट पार्ट है, द सिंबल ऑफ सल्फाइड आयन इज शोन, कंप्लीट द टेबल 7.1 अबाउट दिस सल्फाइड आयन। अब देखो यूं है, 16 है, S-2 और 33। इस 33 का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसको बोलते हैं मास नंबर ना, मास नंबर या फिर न्यूक्लियॉन नंबर भी हम बोलते हैं। और जो नीचे हमारे पास 16 आ रहा है, इसका मतलब होता है प्रोटॉन नंबर। सही। और जो ऊपर होता है, इसका मतलब होता है चार्ज ना, यानी कि अभी ये नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन जो वो ज्यादा है। पॉजिटिव होगा तो यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो कम है, ये प्रोटॉन से। इसमें जब भी करो सबसे पहले ये प्रोटॉन्स फिल करो। प्रोटॉन्स हमारे पास जो है, ये कितने हैं यहाँ पे, ये है 16। ठीक है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे आएंगे, 33 - 16, यानी कि 17। और इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे, देखो इलेक्ट्रॉन्स में अगर नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज है तो मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स। और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो लेस इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और कितना है, 2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं प्रोटॉन से ना। नेगेटिव का ये लिखा है ना, मोर इलेक्ट्रॉन्स देन दी प्रोटॉन्स। तो 18 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके बाद जो है हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है उसका, ऑर्गेनिक का। अब देखो वो बोल रहा है कि भाई फिगर 8.1 इज अ फ्लो डायग्राम शोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो ब्यूटानॉल है। ठीक है। अब देखो मैं पहले तो सारे रिएक्शन यहाँ पे ना डिफाइन आपको चेक कर रहा हूँ, फिर उसके नीचे इसके आंसर जो है ना ये दूंगा। पहले मैं आपको सारे रिएक्शन जो है वो ये डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ताकि पूरी एक चेन आपको जो है वो याद हो जाए कि भाई कहाँ से क्या चीज़ें जो है हमारे पास जो है वो जा रही है। ठीक है। वो बोल रहा है कि भाई, देखो वो बोल रहा है कि भाई मेरे पास ब्यूटानॉल है, ब्यूटानॉल का मैं रिएक्शन कर रहा हूँ इथानोइक एसिड से ना, एसिड प्रोकैटलिस्ट से। तो हमारे पास बन रहा है एस्टर। अब ये रिएक्शन, ये कौन सा ब्यूटानॉल का रिएक्शन हो रहा है इथानोइक एसिड से ना। ब्यूटानॉल हमारे पास ये होगा और इथानोइक एसिड से रिएक्शन हो रहा है, यानी CH3COOH से रिएक्शन हो रहा है इथानोइक एसिड का ब्यूटानॉल से। ये ब्यूटानॉल है, यानी कि C4H9 ना। अब देखो ब्यूटानॉल का ये रिएक्शन हो रहा है, इसमें ये होगा क्या, जो कार्बोक्सिलिक का ये OH होता है वो अल्कोहल के H के साथ मिलकर बना लेगा H2O। और जो ये C डबल बॉन्ड ये हो है, ये इस ऑक्सीजन के साथ मिलके एस्टर फॉर्म कर लेगा, एस्टर का बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा एस्टर CH3C डबल बॉन्ड O। ये बन गया, जो कि इन्होंने आपस में मिलकर ये बॉन्ड फॉर्म कर लिया, और ये हो गया C4H9। सही। फिर देन इसके बाद, अब इसकी नेमिंग क्या होगी, नेमिंग भी सुन लो, क्योंकि अभी यहाँ पे पता नहीं उससे नीचे ये पूछनी बची नहीं, हाँ, वैसे हमेशा पूछता है ना वो। नेमिंग क्या होगी, देखो ये मेरे पास होती है वो कार्बन चेन, ये मेरे पास होता है अल्काइल, ये होता है अल्काइल।
और ये होती है कार्बन चेन। और ये सी डबल बॉन्ड ओ जो आ रहा है ये एस्टर होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हुइट। अब सबसे पहले जिस चीज की वो नेमिंग करते हैं वो होता है हल्काइल, सेकंड में आता है वो कार्बन चेन, थर्ड में आता है एस्टर। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, हल्काइल है। अब आप देख लो, ये हल्काइल जो है चार, ये वो कार्बन वाला है तो ये हो जाएगा ब्यूटाइल। ये क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल। चार ये कार्बन वाला है तो ये हो गया ब्यूटाइल। फिर उसके बाद आ जाओ वो कार्बन चेन पे, कार्बन चेन दो वो कार्बन की है तो ये हो जाएगा इथेन। और फिर मेरे पास यहाँ पे एस्टर है, एस्टर को बोलते हैं होइट। तो ये हो गया इथाइल ब्यूटाइल इथानोइड। ये क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया ब्यूटाइल इथानोइड। सही है? फिर देन उसके वो बाद ये वाली चेन देख लो, ये केमोनोफोर की। अब अगर ये मैंने यहाँ पर ये अच्छा देखो, उसने यहाँ पे केमोनोफोर से कराया रिएक्शन, जहां पे भी केमोनोफोर लिखा हो ना, समझ जाओ कि ऑक्सीडेशन हो रही है। जहां पे भी केमोनोफोर लिखा हो, आंखें बंद करके वो समझ जाओ कि ऑक्सीडेशन हो रही है, तो भैया यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन हो रही है। और अल्कोहल से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये अल्कोहल है, अल्कोहल से क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो यूं करके मेरे पास ये अल्कोहल था। अब ये अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये बनता है, ये कैसे, यहीं पे कोने पे आपको बता देता हूँ। देखो ये मेरे पास है, ये मेरे पास, अच्छा मैं ऊपर बल्कि ये बता देता हूँ, यहाँ पे इशू होगा। फोर जो वो कार्बन है, हर एक पे जो है ना हाइड्रोजन आ गए। ये मेरे पास अल्कोहल है, ब्यूटेन फेनॉल है। अब होगा क्या, ये वाला जो बॉन्ड है ये होता है ब्रेक, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, यानी कि जो टर्मिनल कार्बन है उसके साथ जितने भी हाइड्रोजन ये कनेक्टेड होते हैं वो सारे जो है ये ब्रेक हो जाते हैं। बाकी जो ये वाले टर्मिनल कार्बन का मतलब जिसके साथ फंक्शनल ये ग्रुप जो है वो अटैच्ड हो, तो फंक्शनल ये ग्रुप के साथ जो ये वो का रिमूव, और जो इस वो कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है सारे वो होंगे के रिमूव। बाकी जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन है उनके साथ ये कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो होगा क्या, सेम इसी को तरीके से होगा। अब ये हाइड्रोजन जब रिमूव होंगे तो ये वैलेंसीज इनकी ये वेकेंट हो जाएंगी। यानी वो कार्बन की दो वैलेंसीज हो गई ये वेकेंट, और ऑक्सीजन की एक वैलेंसी हो गई ये वेकेंट। अब कार्बन ऑक्सीजन ये दोनों वैलेंसीज आपस में वो कंबाइन करके ये डबल बॉन्ड बना लेंगे। जो वो कार्बन और ऑक्सीजन की वैलेंसी है ये वेकेंट है, ये आपस में इन दोनों को कंबाइन करके डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। सही है? और अब ऊपर जो ये एक सिंगल वैलेंसी वो बची है, यहाँ पर आ जाएगा OH। तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। सही। ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा, ये बन गया ब्यूटानोइक एसिड। अच्छा अगर नहीं को समझ आया तो फिर से ये चीज सुन लो। सही है? ये मेरे पास ब्यूटानॉल है। अब जो टर्मिनल कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन होंगे ना, सारे के सारे हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, ये रिमूव हो जाएंगे। ये टर्मिनल ये कार्बन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, और एक हाइड्रोजन ये रहा, यानी ये फंक्शनल ये ग्रुप के साथ था। तो ये सारे हाइड्रोजन यहाँ से ये रिमूव हो जाएंगे, यानी बॉन्ड जो टूट जाएगा। ऑक्सीडेशन कर रहे हैं ना, ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन जो ये रिमूव होते हैं ना, ऑक्सीडेशन क्या थी, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ ये हाइड्रोजन। तो टर्मिनल ये कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, क्या रिमूव हो जाएंगे। और ये OH के साथ क्या हो जो होगा वो भी ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है। अब जब ये रिमूव ये हो गए ना, ठीक है, ये क्या होगा, ये रिमूव हो गए। सही है? ये क्या होगा, ये रिमूव हो गए। जब ये रिमूव हो गए तो इस कार्बन की दो वैलेंसीज जो है ये वेकेंट हो गई, इस कार्बन की दो वैलेंसीज ये वेकेंट हो गई, और इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी ये वेकेंट हो गई। तो ये कार्बन और ये ऑक्सीजन ये दोनों अपनी वैलेंसीज को यूज करते हुए डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। ठीक है। अब ये ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है कि ये यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो ये हेड होगा, तो यहाँ पे भी जो सिंगल वैलेंसी बची है यहाँ पे भी ऑक्सीजन आके ये हेड हो जाएगा। बट ये जो कार्बन है इसकी सारी की सारी वैलेंसीज यहाँ पे सेटिस्फाई ये हो चुकी हैं, यानी कि चार होती हैं इसकी ये वैलेंसी, यानी ये चार जो है ये बॉन्ड बनाता है, चार के चार ये बॉन्ड यहाँ पे ये बना चुका है। लेकिन इस ऑक्सीजन की तो एक वैलेंसी खाली है,
तो इस वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन आ जाता है। ये वो रीजन है कि हम एसिडिफाइड KMnO4 हम यूज क्यों करते हैं। KMnO4 हम यूज जो करते हैं वो हमेशा ये एसिडिफाइड होता है, ताकि जहां पर भी हाइड्रोजन की ये जरूरत हो तो हाइड्रोजन आके ऑक्सीजन के साथ जो है वो हाइड हो जाए। और क्योंकि यहाँ पे चार हमारे पास जो वो कार्बन है, हमारे पास यहाँ पे वो कार्बन कितने 4, तो इस कार्बो ये ऑक्सैलिक एसिड का नाम होगा ब्यूटानोइक एसिड। इस कार्बो ऑक्सैलिक एसिड का नाम होगा ब्यूटानोइक एसिड। सही। अब जरा आते हैं नीचे, अब वो बोला है नेम, स्टेट द नेम ऑफ एस्टर बी। हाइड्रोजन नहीं बनता इसमें, H2O जो वो बनता है ऑक्सीडेशन में, H2O जो कि बनता है अल्कोहल की ऑक्सीडेशन में, H2O जो है वो फॉर्म होता है। सही। अब वो बोला है कि द डिस्प्लेड फॉर्मूला ऑफ ए, ए का डिस्प्लेड फॉर्मूला हमने ऊपर अभी वो ये बनाया था, ठीक है, वही यहाँ पर ये कॉपी कर रहे हैं। देखो बोले ब्यूटेन फनॉल, तो चार कार्बन मैंने वो बनाए, और बोले फनॉल, वन ऑल का वो मतलब क्या है कि जो फर्स्ट ये जो कॉर्नर वाला कार्बन है उसके ऊपर ये OH होगा, तो उसके ऊपर मैंने OH यूं करके जो ये बना दिया बस। और बाकी जो कार्बन की वैलेंसी बची है उसके ऊपर हाइड्रोजन ऐड कर दो। ठीक है। फिर वो बोल रहा है कि नेम द एस्टर ना, एस्टर का ये नेमिंग क्या है, अभी मैंने यहाँ पे लिखी थी, ब्यूटाइल इथेनोएट। फिर वो बोले स्टेट द नेम ऑफ अ कंपाउंड सी, कंपाउंड सी का नाम हमने अभी जो ये लिखा है, कंपाउंड सी का नाम क्या है, ब्यूटानोइक एसिड। कंपाउंड सी का नाम है ब्यूटानोइक एसिड, अभी ऊपर लिखा है। ठीक है। फिर वो बोले डिस्क्राइब द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड सी, और जितने भी हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन है उनको ये वो काउंट कर लो। यहाँ पर हमारे पास जो वो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 ये वो कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जो है वो हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2, 2 ऑक्सीजन है। तो C4H8O2, ये इसका मॉलिक्यूलर हो गया फॉर्मूला। फिर देन उसके वो बात बोले स्टेट द नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड डी। कंपाउंड डी का वो फॉर्मूला क्या है और ये वो नेमिंग बताओ। कंपाउंड डी हमारे पास क्या है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड NaOH के साथ ये रिएक्शन करे, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना वो एसिड है, तो वो रिएक्शन करेगा जो एसिड है। ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एसिड है, तो वो सारे रिएक्शन वो करेगा जो एज ए एसिड ये रिएक्शन होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन आपको ये करके बताऊं ये OH के साथ, तो क्या होगा, CH, इसका फॉर्मूला क्या है, एच CH3, CH2, C OH, ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी कि प्यूटानोइक एसिड। इसका रिएक्शन NaOH के साथ हो रहा है, तो अब ये एसिड और वो बेस का हो रहा है ये रिएक्शन ना, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड है, तो जो Na होगा मेटल का वो रिप्लेस कर लेगा एसिड के H को, यानी कि ये Na और H अपनी जगह ये चेंज है ये वो कर लेंगे। ठीक है। तो यानी कि ये NaH की जगह आ जाएगा और H जो है वो Na की वो जगह आ जाएगा, तो हमारे पास जो वो क्या बन जाएगा, सेम यही चीज जो वो बनेगी। सही है। बट सिर्फ फर्क क्या होगा, अब यहाँ पे Na नहीं होगा, ओ ये H नहीं होगा, H के बदले क्या होगा, Na होगा। तो यहाँ पर आ गया ये Na, और ये जो H है Na की जगह जाके इसने बना लिया H2। सही। अब इसका नाम क्या होगा, इससे पहले भी कई दफा बताया, दोबारा इसको वो करते हैं। हाँ, कॉपी करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला ये रहा। ठीक है। नेमिंग क्या होगी, देखो यहाँ पे ये जो C डबल बॉन्ड हो होता है ना, ये जो एस कार्बोक्सिलिक का जो हाइंड होता है इसको बोलते हैं होइट आयन। अब इसके पीछे जितने भी वो कार्बन होते हैं, जैसे यहाँ पे तीन ये वो कार्बन आ रहे हैं ना, ये तो यहाँ पे तीन जो है ये वो कार्बन आ रहे हैं, और तो टोटल वो कार्बन इसके साथ ये कितने हो गए, 4 जो है वो कार्बन हो गए, तो ये हो जाएगा ब्यूटानोइट आयन। 4 जो है वो ये कार्बन आ रहे हैं, तो ये हो गया ब्यूटानोइट आयन। ठीक है। यानी कि जो सिर्फ C डबल बॉन्ड हो वो होता है ना, इसको बोलते हैं होइट, इसको बोलते हैं होइट।
अब यहाँ पे तीन, जब ये इसके पीछे टोटल चार वो कार्बन आ रहे तो ब्यूटानोइट, बट यहाँ पे ये हाइन नहीं है, इसके साथ जो हैने है, तो ये अब हाइन नहीं होगा, ये हो जाएगा सोडियम ब्यूटानोइट। पीछे आ जाएगा सोडियम, ये हो गया सोडियम ब्यूटानोइट। कंपाउंड सी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसा आएगा, जितने भी वो कार्बन है उनको जो वो काउंट कर लो, फोर जब वो कार्बन है तो C4। हाइड्रोजन कितने, एट जो है वो हाइड्रोजन है, तो H8। ऑक्सीजन कितने, टू, तो ये आ गया टू, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। अब वो जी में बोल रहा है कि भाई मैं सी का जो है ना, इसी का रिएक्शन मैं करा रहा हूँ, ब्यूटानोइक एसिड का मैं इथेनॉल के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ, यानी सेम जो रिएक्शन है बट कंपाउंड चेंज है। जो ए का मैं रिएक्शन करा रहा था इथेनोइक एसिड से, वो एस्टर हमारे पास जो वो बन रहा था, सेम यही इसी टाइप का ये रिएक्शन हो रहा है, बट वो फर्क क्या है, अब यहाँ पे ब्यूटानोइक एसिड है, चार वो कार्बन वाला अल्कोहल है, और दो, सॉरी, चार वो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, और दो वो कार्बन वाला अल्कोहल है। ठीक है, तो ये मेरे पास है ब्यूटानोइक एसिड है। अब मैं दोबारा तो नहीं बन रहा, अब ये ब्यूटानोइक एसिड सबसे ज्यादा पता है खाली मुझे इसी में जो है ना फील होती है, इसलिए मैं पहले से ना ये बना के रख लेता हूँ। असल में पता है क्या, अगर ये बंदा ये बनाने के ऊपर चले जाए ना, तो पूरा टाइम इसी में जो है ना ये वो चले जाता है, फिर वो आप समझा ही नहीं पाते। अभी मैंने सी डबल बॉन्ड और OH की पोजीशन चेंज कर दी। इसका रिएक्शन हो रहा है इथेनॉल के साथ ना, यानी कि CH2CH3 के साथ। अब देखो, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH होगा ना, वो अल्कोहल के H के साथ मिलकर फॉर्म कर लेगा H2O, और ये जो सी डबल बॉन्ड O है, ये इस O के साथ जो है ना ये ज्वाइन हो जाएगा। सही है? तो सी डबल बॉन्ड हो जो है इस O के साथ ज्वाइन हो जाएगा, और ये बना लेगा एस्टर। और यही उसने यहाँ पे वो पूछा है कि एस्टर का, अच्छा उसने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को बोला है, ये मैंने डिस्प्ले को बनाया हुआ है ना। स्ट्रक्चरल कैसे होगा, इस वो कार्बन को आप वो नॉर्मल करके लिख दो, जो तीन ये कार्बन है ना, CH3 CH2 CH2, ये स्ट्रक्चरल है। जो ऊपर बनाया ये डिस्प्लेट था, जो नीचे बनाया ये स्ट्रक्चरल है। फिर एस्टर बनेगा, यानी सी डबल बॉन्ड O। सही है? मैंने ये गलत बना, हाँ, ये सिर्फ सी डबल बॉन्ड O। फिर यानी ये सी डबल बॉन्ड O, और फिर ये CH2CH3 आ जाएगा। ये आ गया मेरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अच्छा, वो बोल रहा है कि स्टेट द फॉर्मूला ऑफ गैस E एंड लिक्विड F। गैस E और लिक्विड F क्या है? अच्छा देखो, वो बोल रहा है कि अगर मैं एसिड का रिएक्शन कर दूं कार्बोनेट के साथ, Na2CO3 के साथ, ही मैंने ऊपर अभी आपको ये डिफाइन किया है एसिड का ना, तो अगर मैं वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड था, अगर मैं एसिड का रिएक्शन कर दूं इसके साथ तो क्या बनेगा, ऊपर ही बल्कि जो वो दिखा देता हूँ आपको ना, जो ऊपर डिफाइन किया था, ये रहा। अगर मैं एसिड का रिएक्शन किसी भी वो कार्बोनेट के साथ कर रहा हूँ, तो सॉल्ट बनता है, CO2 बनता है, और H2 हमारे पास जो वो फॉर्म होता है। सही? तो ये वही रिएक्शन यहाँ पे वो रिपीट हो रहा है, बट ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हो रहा है। जो डी है वो होगा मेरे पास सॉल्ट, जो ई है वो है गैस, ई है तो गैस तो CO2 होती है, और लिक्विड एफ होगा, सॉरी, लिक्विड एफ होगा H2O। तो जब भी मैं किसी भी एसिड का किसी भी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराऊंगा, तो क्या बनेगा, ऊपर लिखा था यहाँ पे, दोबारा लिख दिया, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। सॉल्ट जो है वो गैस होता है, और ये जो लिक्विड होता है H2O, और एक सॉल्ट जो है वो एक्वस होता है। सही? तो गैस ई मेरे पास होगा CO2, और एफ होगा H2 लिक्विड। फिर देन उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, वो हमें बोल रहा है, अब ये काफी आसान है ये ना। ठीक है, वो बोल रहा है कि भाई द पॉलीमर्स आर मेड
by either an addition reaction or a condensation reaction. Figure 9.1 shows the equation of the reaction used to prepare a polymer. The monomer is both an alcohol and a carboxylic acid ना। तो ये एस्टर भी बेसिकली हमारे पास ये बन रहा है ना, पॉलीएस्टर बन रहा है, जिसमें अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, जो ऊपर अभी एस्टर का ये रिएक्शन कर रहा है उसी की वो तरीके से होता है। ठीक है। अब क्या है कि देखो यहाँ पे हमारे पास मोनोमर की स्पेसिफिक जो ये टाइप है। देखो एक टाइप तो मोनोमर की हम ये पढ़ते हैं कि या तो दोनों तरफ जो अल्कोहल होगा या दोनों तरफ जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ये कार्बन चेन के ना। एक तो ये टाइप होती है हमारे पास मोनोमर की। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अल्कोहल का एच और कार्बोक्सिलिक का ओ एच, ये मिलके H2O जो के बनाते हैं। और ये जो ओ होता है, ये अल्कोहल का जो बच गया है, ये वो ज्वाइन हो जाता है C डबल बॉन्ड O के साथ। अब दूसरा जो वो टाइप होता है, ये होती है कि भाई मेरे पास ये वो कार्बन चेन होगी, कार्बन चेन के दोनों तरफ जो वो डिफरेंट होगा। ठीक है। और इसका इस तरीके से रिपीटेड यूनिट हमारे पास ये बनता है, यानी ये पीछे ऐसे ही अपने किसी एक मोनोमर के साथ रिएक्शन ये वो कर रहा होगा ना। ठीक है। तो ये है जो रिपीट ये होता ये रहता है। अगर मैं इसको यहाँ पर आपको ये बना के दिखाऊं, अगर नहीं आ रहा समझ में तो आप इसको देख के समझ सकते हो। यूं करके है ये यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, यूं यूं करके है ये। अब यही जो है ना, एक ही मोनोमर से ना पूरी पॉलीमर जो वो बनेगी, यही मोनोमर जो है ना रिपीट हो रहा होगा। ठीक है। तो ये कार्बो ऑक्जेलिक का OH अल्कोहल की एच के साथ मिलके क्या बनाएगा, H2O। कार्बो ऑक्जेलिक का OH अल्कोहल की एच के साथ मिलके क्या बनाएगा, H2O। और जो ये वाला ये अल्कोहल, ये भी पीछे किसी कार्बो ये ऑक्जेलिक OH के साथ मिलके H2O फॉर्म कर रहा होगा। ये वाला जो कार्बो ऑक्जेलिक का OH है, ये भी पीछे किसी अल्कोहल के साथ मिलके H2O फॉर्म कर रहा होगा। तो हमारे पास यूं करके पॉलीमर की चेन आ जाएगी। सही है। अब ये जो है आपस में ये ज्वाइन हो जाएगा इस तरीके से। सही। अब इसमें ना ये वाली जो जैसे कि देखो यही चेंज जो है ना बार बार ये रिपीट हो रही है। अगर आप देखो तो यही चेंज रिपीट हो रही है, यही चेंज है वो बार बार रिपीट हो रही है ना। यानी इसके पीछे से ये हो एच वो होगा रिमूव, यहाँ से एच होगा रिमूव। और यही जो है ना बार बार रिपीट होगा, इसको बोलते हैं रिपीटेड यूनिट। ठीक है। अब बोला है नेम द टाइप ऑफ अ लिंकेज दैट बॉन्ड्स द रिपीटेड यूनिट्स ऑफ वन another in this polymer। तो इसको बोलते हैं एस्टर, एस्टर लिंकेज। ये होती है एस्टर लिंकेज। ठीक है। फिर देन उसके बाद बोल रहा है कि एक्सप्लेन हाउ द इक्वेशन शोज अ पॉलीमर इज मेड बाय कंडेंसेशन रिएक्शन। H2 आ रहा है, H2 आ रहा है, यानी कंडेंसेशन जो रिएक्शन है, H2O इज प्रोड्यूस्ड। फिर उसके बाद बोल रहा है क्या, अब देखो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला ये वाला पार्ट आ गया, काफी आसान होगा ये। वो बोल रहा है कि पॉलीमर कंटेन 10.8% ऑफ कार्बन, 17.1% फ्लोरीन एंड 72.1% बाय मास ऑफ pyromine। कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस पॉलीमर। अब भाई क्या करोगे, जो तीनों आपके पास हैं इनके जो है ना, ये कार्बन है, कार्बन इज इक्वल्स टू 10.8। फ्लोरीन है, फ्लोरीन इज इक्वल्स टू 17.1। ब्रोमीन है, ब्रोमीन इज इक्वल्स टू 72.1। अब इनको इनके AR से जो डिवाइड कर दो, ये फर्स्ट स्टेप है। कार्बन का AR होता है 12, फ्लोरीन का AR होता है 19, और ब्रोमीन का AR होता है 80। तो यहाँ पर आंसर आ गया, इसका आ गया है 0.9, इसका आ गया है 0.9, और इसका भी 0.9। अब सबका 0.9 0.9 आ गया। तो यानी ये क्या हो गया, वन, इनका रेशो क्या आ रहा है, 1:1 आ रहा है ना। ठीक है। तो मेरे पास ये फॉर्मूला क्या बन गया, C1H F1 और Br1, लेकिन ये वन हम ये वो लिखते नहीं है ना। तो ये हो जाएगा CFBr। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या, CFBr। फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि सम प्लास्टिक आर मेड फ्रॉम द पॉलीमर दैट आर हाइड्रोकार्बन। ये एडिशन, ये पॉलीमराइजेशन की बात कर रहा है जो एल्कीन में होता है ना। ठीक है। वो क्या होता है कि जैसे मेरे पास ये एल्कीन है ना, बल्कि यहाँ पे नहीं है जगह, इसको नीचे ले आते हैं।
ये एल्कीन है जैसे मेरे पास एक। अब ये एक प्रोपीन है, यूं करके ना, इसको यूं करके लिखते हैं ना, CH3, CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये प्रोपीन है। अब ऐसे मल्टीपल ये प्रोपीन्स हमारे पास जो है वो कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल ये मिलियंस ऑफ ये प्रोटीन आपस में कनेक्टेड होते हैं। इनका डबल बॉन्ड टूटता है और ये अपने नेबरिंग वाले के साथ ये बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉलीमर जो है वो ये बना देते हैं। वो बोले देयर आर मैनी इन्वायरमेंटल challenges caused by the plastics. Explain why there is an accumulation of plastic in the oceans. Use the ideas about the properties of plastic. भाई जो एडिशन, ये पॉलीमराइजेशन होती है ना, जो हाइड्रोकार्बन से मिलके ये बनते हैं, ये अनरिएक्टिव होते हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और ये डिसॉल्व नहीं होते ये पाउडर में। पॉलीमर, सॉरी, प्लास्टिक मेड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन आर इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल क्यों? क्योंकि ये प्योर जो है ना, ये कोवेलेंट होते हैं। तो कोवेलेंट की चीज तो वाटर में सॉल्युबल ही नहीं होती। ठीक है। और कोई इनके ऊपर जो चार्जेस नहीं होते, कोई फोर्सेस नहीं होती इनके साथ। Explain why the disposable of a plastic can cause an environmental challenge. अब इसमें तो आप ना 5,000 पॉइंट जो वो लिख सकते हो, यानी कि भाई अगर आप उनको ये बर्न कर दो, इंसिनेशन कर दो इनकी, वो बर्न कर दो, तो जला दो, कंबशन कर दो, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड को बनाएगा, क्योंकि इनकम्प्लीट ये कंबशन भी तो होगी, वो कार्बन और ये हाइड्रोजन है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा जो कि हद से ज्यादा वो है। उसने हाइड्रो, अगर अच्छा एक मिनट, ये वो क्वेश्चन आया कि ये हमें कैसे पता चला ये एडिशन है, तो मैं ये वाला पार्ट ये करा दूं, फिर आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना। ठीक है, तो हमें ये पता है कि एडिशन ये पॉलीमर है, ये कैसे अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है। अब अगर मैं वो बर्न करूँ तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड देगा, क्योंकि इसमें सिर्फ वो कार्बन और ये हाइड्रोजन है। ठीक है। तो ये उसके अलावा जो कि एक बहुत ही ज्यादा वो टॉक्सिक होती है, ये वो गैस ना, ठीक है, उसके अलावा ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो कि ग्रीन हाउस, जब ये वो गैस होगी। उसके अलावा अगर मैं उसको किसी कहीं जगह पर डम करूँ, तो लैंडफिल जो है वो पूरा ये हो जाएगा। दूसरा, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो ये बहुत लंबा जो है ना, पूरी जिंदगी है जो है ये लगा देते हैं डिकम्पोज होने में। सो कंबशन प्रोड्यूसेस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। डिस्पोजल में कॉज मोर लैंडफिल्स। ठीक है, यानी कि इनके लिए और जगह चाहिए होगी उनको फिल करने की। और 50 चीजें आप तो लिख सकते हो कि ये टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस ये वो करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस जो है वो करते हैं। सही है, ये ग्रीन हाउस गैसेज जो है ये प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। फिर इनके जो है ना वो डिस्पोज करने के लिए हमें यूनिट जो है वो लगाने पड़ते हैं, सो ऑन ना। देखो, अभी मुझे पता कैसे चला कि ये एडिशन पॉलीमराइजेशन है। उसने कहा है ना कि सम प्लास्टिक्स आर मेड फ्रॉम द पॉलीमर्स दैट आर हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रो वो कार्बन मेरे पास, जो कंडेंसेशन ये पॉलीमर होते हैं, वो तो नहीं होता ना कंडेंसेशन पॉलीमर, तो या तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलके ये बनता है, या हमाइन और कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलके ये बनता है। अब ये ना अल्कोहल हाइड्रो ये कार्बन है, उसमें ये हो ही जाता है। ना ही कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो हाइड्रो ये कार्बन है। ना ही हमाइन हाइड्रो ये कार्बन है। तो हाइड्रो ये कार्बन होता है एल्कीन। हाइड्रोकार्बन एल्कीन और एल्केन होते हैं। और पॉलिमराइजेशन सिर्फ एल्कीन में होती है, और वो होती है एडिशन ना, जो भी मैंने यहाँ पे करके ये दिखाई है आपको। तो इस तरीके से हमें ये पता चला।